तो अगर हम सेल टैक्स को पढ़ने जा रहे हैं तो इसके बैक एंड पे एक कानून है, जिस कानून का नाम है सेल्स टैक्स एक्ट 1990, जो कि हमें बताता है व्हाट टू डू, यानी कि हमने क्या करना है। क्या करने से मुराद है, हमारा मकसद है सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना। अगर हमने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना है और एक्यूरेट फाइलिंग करनी है तो हमें सेल्स टैक्स एक्ट कुछ रहनुमाई करता है। याद रखें, सेल्स टैक्स लिटिगेशन जो कि बाद में नोटिस है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। वो भी तभी आते हैं अगर आपकी फाइलिंग में कोई मसले मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम है। अगर आपने एक्यूरेट फाइलिंग कर ली तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हमारा सेल्स टैक्स के साथ हमें जिस तरह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, जिस तरह सेल्स टैक्स के साथ सेल्स टैक्स रूल्स 2006 हैं, वो भी हमें मिला के पढ़ने पड़ते हैं। तो ये जो हैं ये बताते हैं हाउ टू डू। जैसे कि सादा लफ्ज़ों में मैं पहले भी ये एग्जांपल देता होता हूँ कि जैसा कुरान एंड सुन्ना में आपस में वो लिंक है कि कुरान मजीद में बताया गया है कि नमाज कैसे पढ़नी है, वो है व्हाट टू डू। नमाज पढ़ने का तरीका जो है वो हमें सुन्ना से मिलता है, वो है हाउ टू डू। तो बिल्कुल इस तरह से सेल टैक्स रिटर्न अगर हमने फाइल करनी है तो सेल टैक्स रिटर्न का टेम्पलेट फाइल करनी है, सेल्स टैक्स एक्ट बताएगा। फाइल करनी कैसे है, उसका किस तरह का कॉलम होगा, किस तरह का फॉर्मेट होगा, वो आपको बताएंगे सेल्स टैक्स रूल्स। यानी कि इसको हम कह लें कि जो प्रोसीजर है हमारा वो आपको मिलता है सेल्स टैक्स रूल्स के अंदर। आप अपने आप को डी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं सेल टैक्स से। ये वाली जो बात है आपके लिखी गई है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया सेल्स टैक्स रूल्स के अंदर, ठीक है, STR3 जो है। यानी कि आपका इनकम टैक्स सेल टैक्स एक्ट का और सेल टैक्स रूल्स का आपस में चोली दामन का साथ है। यानी कि ये इसको हम कह रहे हैं कि ये सब्सटेंटिव लॉ है और ये हमारा प्रोसीजरल लॉ है। तो ये हमें थोड़ा सा पता चल गया कि दो चीज़ें हैं। फिर इसके साथ काफ़ी सारे SROs हैं। तो SROs आपको पता है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, वो भी कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो ज़रूरी होंगे वो भी आपको कोशिश करूँगा बता दिए जाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स टैक्स की। तो याद रखिए कि सेल्स टैक्स का कानून जिस बंदे के ऊपर लगता है वो है सेलर। वो कौन है? सेलर। सेल्स टैक्स यानी कि एक ट्रांजैक्शन होती है जिसमें मिसाल के तौर पे एक बंदा चीज़ों को क्या करता है? सेल करता है, और दूसरा बंदा चीज़ों को क्या करता है? बाय करता है। जो सेल करता है उसको हम बोलते हैं सेलर, जो बाय करता है उसको बोलते हैं बायर। अच्छा, जो बायर है इसने सेल्स टैक्स पे करना होता है, तो आपके जो सेलर है उसने सेल टैक्स कलेक्ट करना होता है। ये जो टैक्स कलेक्ट होगा, जैसे कि इनकम टैक्स के अंदर जो आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। जैसे आपकी सैलरी से टैक्स काट लिया जाता है तो सरकार को दिया जाता है, काटने वाले के पास नहीं जाता। बिल्कुल इस तरह से जो आपसे सेल टैक्स को कलेक्ट करेगा वो आपका सेल टैक्स सरकार के खाते में जमा करवाएगा। यानी कि फर्ज करें कि आप किसी रेस्टोरेंट से जाके अगर खाना खाते हैं तो अगर वो आपसे खाने के पैसे लेते हैं, साथ में सेल टैक्स लेते हैं, तो वो सरकार के खाते में जाएगा। यानी कि जो पे करने वाला होता है, पेयर ऑफ सेल्स टैक्स, वो कौन होता है? वो होता है आपका जो चीज़ को बाय करता है। जो आपका सेल्स टैक्स को कलेक्ट करता है, जो एजेंट है सरकार का, वो कौन है? कलेक्टर जो है वो है आपका जो सेलर है। जो कौन है? सेलर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने तो जमा करवाना है, असल सारा काम इसका है कि सेल टैक्स कलेक्ट करे और जमा करवाए। लेकिन क्या कोई भी सेलर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा? क्योंकि एक मुश्किल काम है सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना, सेल टैक्स के लिए बंदा रखना, कंप्लायंसेस, बहुत मुश्किल काम है और हर बंदे के खाने में बैठता भी नहीं सेल टैक्स। तो फिर उसके लिए हुआ ये कि उन्होंने कहा कि सेल्स टैक्स में वो सेलर रजिस्टर्ड होगा जिसका जिक्र सेल्स टैक्स में वो सेलर रजिस्टर्ड होगा जिसका जिक्र आपका सेक्शन नंबर 14 करेगा। सेक्शन 14 जिस बंदे का नाम लेगा वो बंदा अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा। सर सेलर जो कौन सा सेलर जिसका जिक्र सेक्शन 14 में है? सर किसका जिक्र सेक्शन 14 में है? किसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है?
वो कब करवा रहा होगा, तो मैंने कहा उसके लिए हम एक लम्हे के लिए डायरेक्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 14 पे। सर सेक्शन नंबर 14 आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। भाई सारे लोगों को वालेकुम सलाम, जिन लोगों को सलाम नहीं भी हुआ तो ठीक है भाई। कैमरा बंद कर लें, जिनका कैमरा ओपन है हम अभी बंद कर देते हैं। मुझे तो नहीं शो हो रहा। बहुत अहम बातें होने वाली हैं भाई, बहुत अहम बातें। तो जो मुझे मौलवी कहना सुने आ जाओ ना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी भाई। ऑनलाइन फिजिकल वालों में से भी एक बंदा यहाँ पे 9 बजे आके बैठा हुआ है माशाल्लाह। क्या नाम था भाई? महमूद भाई आए हुए हैं। कौन बंदा रजिस्टर्ड करवाएगा अपने आप को सेल्स टैक्स के अंदर? एवरी पर्सन। पर्सन से मुराद है आपका इंडिविजुअल, पर्सन से मुराद है आपका एओपी, पर्सन से मुराद है आपका कंपनी, ठीक है। ये सारे लोग करवाएंगे रजिस्टर्ड, यानी कि एवरी पर्सन का पहले माशाल्लाह आपको पढ़ता था, जिनकी मंगनी हो जाए, इंगेज हो जाए। क्या मतलब है सर? मतलब ये है, मंगनी से मुराद है डील करें। क्या करें? डील करें। एवरी पर्सन डीलिंग। भाई अभी जवाब नहीं दूंगा बिल्कुल भी जब तक मैं अपनी बातें मुकम्मल ना कर लूं। इंगेज हो किस चीज़ के साथ? इन मेकिंग का मतलब बनाना नहीं है। अगेन ये कह रहे हैं कि आपका डीलिंग है। सारे अजीब व गरीब अल्फाज का मतलब ये है कि एवरी पर्सन डीलिंग इन या बाइंग सेलिंग इन, किसका? गुड्स हो, मतलब सप्लाईज हो। सप्लाई कहती हैं सेल्स को, यानी कि वो बंदा क्या करता हो? वो सेल्स करता हो। क्या करता हो सारे? सेल्स करता हो। किसकी सेल्स करता हो सारे? वो करता हो टैक्सेबल गुड्स की। सप्लाई कहते हैं सेल को, और किस चीज़ की सेल हो रही हो? टैक्सेबल गुड्स की हो रही हो। सेल हो किसकी? टैक्सेबल गुड्स की। इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारी जो गुड्स हैं, भाई जिनको आवाज नहीं आ रही री लॉग आउट करें, ठीक है। लॉग आउट करें, री लॉग इन करें। यानी कि सेलर हो और उसकी मंगनी किसके साथ हो? मंगनी हो टैक्सेबल के साथ। किसके साथ है सर? मैं यहां पे टैक्सेबल लिख रहा हूं, लेकिन इसको पहले कि मैं टैक्सेबल को बताऊं, मैं कहूंगा कि हम सबसे पहले समझते हैं कि दो चीजें होती हैं। एक होती हैं गुड्स और एक होती हैं सर्विसेज। पर्स गुड्स है, माइक गुड्स है, मोबाइल गुड्स है। यानी कि जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं और उनको आगे पीछे आप मूव कर सकते हैं, वो गुड्स है। यानी कि आइटम्स हैविंग फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो गुड्स कहलाती हैं। इवन के बस सादा लफ्ज़ों में कहते हैं कि जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इवन के बिजली भी गुड्स में कवर्ड है। बिजली के ऊपर भी जो सेल टैक्स लगता है वो भी वफाकी गवर्नमेंट लेती है, वो भी आपके गुड्स के अंदर कवर्ड है। अब सर्विसेज क्या है? यानी कि अब मैं थोड़ा सा हमने समझना है सर्विसेज क्या है। सर हम चलते हैं गूगल शरीफ पे और समझने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, PRA। जो हमारा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है सर, इसके ऊपर हम डाउनलोड पे जाते हैं। डाउनलोड पे जाने के बाद
ये लिखा हुआ है अपडेटेड शेड्यूल ऑफ पाकिस्तान सेल टैक्स एंड सर्विसेज एक्ट 2012। सर आपने ये मैंने क्या किया है, छोड़ दें, जो मैंने खोला है इसको बस देख लें। ये लिखा हुआ है टैक्सेबल सर्विसेज, यानी कि ये फिर नीचे मेरे पास सर्विसेज की लिस्ट है, लेकिन ये वो हैं जो टैक्सेबल है। अभी टैक्सेबल को भी छोड़ दें, मैं फ़र्क कर रहा हूँ गुड्स और सर्विस में। गुड्स मैंने बता दिया, जैसे इसकी एग्जांपल दी है, जैसे इसकी एग्जांपल दी है। अभी हम डिस्कस करते हैं सर्विसेज को। जब हम लोग सर्विसेज पे सर आए, उसने कहा वो लोग जो इंटरटेनमेंट सर्विसेज देते हैं। मैंने कहा कौन सी? उसने कहा सिनेमा वाले। उसने कहा थिएटर्स, कंसर्ट्स, सर्कस, ये सर्विस है। राइड हेलिंग सर्विसेज। अच्छा, जो बंदा पूछेगा सर ये क्या होती है, भाई मेरे से पूछने के बजाय आपने यहाँ से कॉपी और आप अपने गूगल शीट पे जाके पेस्ट और एंटर कर देंगे और साथ में इधर ये लगा देंगे, ठीक है, इमेज, तो आपको ये राइड हेलिंग सर्विसेज मिल जाएगा। राइड हेलिंग सर्विसेज क्या होती है? यानी कि मैं फिर ट्रांसलेशन करने के लिए बैठा हुआ, मैं थोड़ा सा बताने के लिए बैठा हुआ, मैं फिर आसान आसान चीज़ें आपके साथ बोलूँगा। मेडिकल कंसल्टेशन, डॉक्टर्स, अपार्टमेंट हाउस मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एजेंट जो होते हैं, आपके रेंटल ऑफ बल्डोजर्स, एग्जीक्यूटर्स, फलाना फलाना फलाना, ठीक है, ड्रेस डिज़ाइनिंग, पार्किंग सर्विसेज। तो भाई आपकी ये 70 किस्म की सर्विसेज की लिस्ट है, सिर्फ समझाने के लिए। अगर आपको कभी समझ ना हो कि सर्विस क्या होती है और गुड्स क्या होती हैं, तो इन दोनों को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि गुड्स और सर्विसेज में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आगे जो सर्विस हैं वो चीज़ें सर्विस हैं जो गुड्स में कवर नहीं है। आइटम्स नॉट कवर्ड इन गुड्स। टेक्निकली मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा बल्कि ये फिजिकल सब्सटेंस के एतबार से देख लें। और दूसरा ये तरीका है, इफ समथिंग इज नॉट गुड देन इट इज अ सर्विस। भाई कोई नाम दे, मैं आपको बताऊंगा, गुड्स ना हो, आप कहेंगे बिजली सा गुड्स नहीं है, मैं कहूँगा बिजली प्रैक्टिकल मैंने बता दिया, लेकिन बिजली के अलावा कोई और चीज़ बताएं, हम देखेंगे सर्विस में, गुड्स में नहीं आती, हम सर्विस में डालेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर कोई चीज़ मूवेबल है, ठीक है, दिस इज नॉट, हैं क्या कह रहे हैं, किसकी? पता नहीं साग साहब कौन है जी। अच्छा जी, तो सर याद रखिएगा कि ये जो हैं आपकी गुड्स और सर्विस में थोड़ा सा फ़र्क समझना ज़रूरी है। सर क्यों? सर फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी एक वजह है, क्योंकि ये गुड्स हैं, इसके ऊपर आपका कानून फॉलो होता है, जिस कानून के लिए मैं और आप लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसका नाम है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। फिर आपका एक और कानून है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। यहाँ पे एक और पसूरी आ जाती है। अगर फ़र्ज़ करें कि डॉक्टर, वो उसका लाहौर में भी क्लिनिक है, इस्लामाबाद में भी क्लिनिक है, कराची में भी क्लिनिक है, KPK में भी क्लिनिक है, बलोचिस्तान में भी क्लिनिक है। चलो बलोचिस्तान को निकाल देते हैं, डॉक्टर साहब डरते हैं, नहीं जाते बलोचिस्तान। डॉक्टर साहब का यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे क्लिनिक है। तो डॉक्टर साहब जब इस्लामाबाद आए तो फेडरल गवर्नमेंट का एक बंदा आया, उसने कहा आप इस्लामाबाद में सर्विस देते हैं, तो जो इस्लामाबाद के अंदर गवर्नमेंट है फेडरल की, तो वो चाहते हैं कि आप इसके ऊपर इस्लामाबाद गवर्नमेंट को, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स दें। वो बंदा अगले दिन उठा, लाहौर जाके लाहौर क्लिनिक में बैठ गया। वो उधर एक बंदा आया, उसने कहा आप पंजाब में बैठे हुए हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट चाहती है कि आप इसके ऊपर हमें सर्विस टैक्स दें। उसने कहा कि यार ये बेसिकली मैं सर्विस टैक्स इस्लामाबाद था, तो उन्होंने कहा था हमें दो। उसने कहा, भाई ने जो लाहौर आया मिलने के लिए, उसने कहा कि चूंकि आप बैठे हुए हैं पंजाब में, तो पंजाब के मरीजों का जब आप इलाज करते हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हक है। जब आप इस्लामाबाद में गए थे तो इस्लामाबाद के लोग का, वो गवर्नमेंट का हक था, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का। आप कराची जाएंगे तो कराची गवर्नमेंट में, वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का हक है। यानी कि जो सेल टैक्स ऑन सर्विस है, ये किसका हक है? ये आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हक है। और आपकी सेल टैक्स ऑन गुड्स जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट का हक है, फेडरल गवर्नमेंट का। यानी कि पूरे मुल्क में जहां भी गुड्स बिकेंगी तो आपका वफाकी लॉ आपके ऊपर लगेगा, यानी कि वफाकी गवर्नमेंट सेल टैक्स को कलेक्ट करेगी। लेकिन अगर आपकी सर्विसेज हुई
तो उस केस में आपका जो सूबाई गवर्नमेंट है, जिस सूबे में बैठे हुए आप सर्विस देंगे, उस सूबे की गवर्नमेंट का हक है। ठीक है, अब इसमें भाई आपके 5 लॉज हैं और माजरत के साथ हमारा फोकस इनका नहीं है, लेकिन कंसेप्ट मैंने डिलीवर करना था क्योंकि हमारा पूरा फोकस इसके ऊपर है। जो हम सेल टैक्स मास्टरी करवाते होते हैं उसके अंदर हम फेडरल का भी 1 लॉ डिस्कस करते होते हैं, लेकिन जिसको ये लॉ समझ आ गया उसने 40-50% ये भी लॉज पढ़ लिए, चूंकि कंसेप्ट सेम है, इनपुट, आउटपुट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारा कुछ। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि सर हम तो फिर पढ़ने वाले हैं ये वाला लॉ, बिल्कुल हम लोग ये लॉ पढ़ने वाले हैं, इसके साथ हम अपने रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के 5 कवानीन है, फिर 5 कवानीन के साथ 5 रूल्स हैं, हर सूबे के अपने रूल्स हैं। तो हम फिर इसको अभी नहीं देखने वाले। हमने कहा जो सेलर होगा तो हमारा जो असल टारगेट है सेलर ऑफ गुड्स। गुड्स में कोई भी चीज आ सकती है, लेकिन रेस्टोरेंट वाले गुड्स नहीं बेचते। सर क्यों? क्योंकि वो सर्विस के अंदर कवर्ड है। अगर सर्विस के अंदर कोई चीज कवर्ड है तो आप इसको फिर इस तरह से कह लीजिए, फिजिकल सब्सटेंस तो हमने लिखा तो मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं कहूंगा वी हैव टू लुक एट सर्विसेज, और सर्विसेज के लिए बजाय बहुत लंबा चौड़ा करें, यही सर्विस है हर सूबे में तकरीबन। इस लिस्ट को देख लो, अगर कोई चीज सर्विस में नहीं आती तो वो गुड्स में है। वो क्या है? इफ समथिंग इज नॉट इन सर्विसेज देन इट फॉल्स इन गुड्स। यहां तक मैं आप लोग के क्वेश्चन को लूंगा, आप अपना हैंड रेज कर लीजिए सो डैट कि मैं गुड्स में सर्विसेज में, अभी मैं गुड्स की आगे डिटेल्ड में नहीं गया, मेरे साथ आपने वो चीजें नहीं डिस्कस करनी जो हमने नहीं पढ़ी। आपने मेरे साथ डिस्कस क्या कर सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं? सर आप ये मेरे से पूछ सकते हैं कि सेल्स की मैंने थोड़ी सी तमीद बांधने की कोशिश की है, सेलर के बारे में डिस्कस करने की है कि सेलर जो होता है वो बंदा होता है जो सेल्स करता है, और सेलर जो होता है और दूसरा बायर होता है। तो सेल टैक्स कलेक्ट करना है सेलर ने, तो क्या हर सेल टैक्स सेलर ने? नहीं, वो सेलर जो सेक्शन नंबर 14 में लिखा गया है वो कौन है? टैक्सेबल गुड्स वाला। तो मैंने गुड्स और सर्विसेज में फिर आपको फर्क बताने की कोशिश की। जी मिस्टर दानिश, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। सर ये जैसे कि इनकम टैक्स में 6 लाख का एक स्लैब रेट लगता है। भाई ना कोई जवाब नहीं अभी उस चीज पे। नहीं यहाँ पे हम गए ही नहीं है, अभी कंसेप्ट पूरा होने दें। अभी तो हम बात ही जहाँ पे कर रहे हैं, अभी तो हमने शुरू किया है, आप मुझे वो आगे ले गए ना। अभी इस चीज पे नहीं डिस्कशन होगी, इस चीज पे जब आएगा टाइम तब हम डिस्कस करेंगे। अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करें मेरे दोस्त। अच्छा सर ये गुड्स जो टेंजिबल जी फिजिकल सब्सटेंस इनका है, टेंजिबल आइटम्स, यानी जितनी भी है, जैसे आप करियाने का सामान ले रहे हैं आप जी, फिर उसके बाद मेडिकल स्टोर ले लें, फिर उसके बाद हमारी ये ट्रांसपोर्टेशन ले लें, और फिर उसके बाद सारे बेवरेज ले लें, और ये जितनी भी खाने पीने जी लेकिन याद रखें रेस्टोरेंट वालों को उन्होंने कैटेगोरिकली सर्विस में डाला हुआ है, गुड्स में वो नहीं आते। हालांकि वो भी आपको बनी बनाई चीजें दे रहे होते हैं, लेकिन आपका सर्विस, इसको जब आप पढ़ेंगे जाके तो आपको आइडिया होगा कि यार ये तो सर्विस में आ रहे हैं। ठीक है दानिश जी सर, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जैसे बर्गर और शवारमा बेचने वाले हैं, ये तो पंजाब टैक्स इनसे कलेक्ट कर रही है। सर वो इसलिए कर रही है, उनके लॉ में लिखा हुआ है। फिर फेडरल के ऊपर देखें आप, फिर दो चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। एक आपका है इनकम टैक्स, क्या है? इनकम टैक्स, और एक है सेल्स टैक्स। यानी कि सुनिएगा तवज्जो से, आपने किसी को 100 रुपए का शवारमा बेचा, उसके ऊपर फर्ज करें 16 रुपए टैक्स है। अब इसको टैक्स को देखना हो तो यहाँ पे अगर हम जाएं अपडेट से कैजुअल पे, पंजाब की हम बात करते हैं, तो अगर हम होटल की बात करें तो इसके ऊपर कितना टैक्स है? 5% भी, मैं 16% पे टैक्स लगा लेता हूँ। मैंने 16% टैक्स कलेक्ट किया, तो मैंने वो चीज़ उस बंदे से ले ली है 116 रुपए, ये मेरे पास आ गया कैश। इसमें से ये मैंने अपने काउंटर में रख लेना है, और ये एक छोटा सा काउंटर है सरकार का, मैंने वहाँ पे रख दिया कि ये गवर्नमेंट के है। तो जैसे सुनना है,
अब ये तो बात होगी सेल्स टैक्स की, और ये सेल्स टैक्स कौन लेगा? PRA। अगर आप पंजाब में, अगर सिंध में बैठे हुए हैं तो SRB, अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं तो FBR, ठीक है। अगर आप KP में बैठे हुए हैं KPRA, ठीक है। अगर आप बैठे हुए हैं बलोचिस्तान में तो BRA। ये यानी कि मुख्तलिफ किस्म की अथॉरिटीज हैं। आगे सर गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर भी है जी, उधर आपकी AJK काउंसिल है और GB काउंसिल है, वो ले रहे होते हैं, ठीक है। वो आपके FBR के कानून सेम है, कानून सेम है, लेकिन वहां पे अथॉरिटी और है, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, अब 100 रुपए में से 16 रुपए लिया, हमारे 100 रुपए, 16 रुपए हम मुंशी हैं गवर्नमेंट के, लेके सरकार के खाते में जमा करवाने। अभी के लिए इतना समझना है, बहुत आगे इनपुट आउटपुट किसी ने नहीं जिक्र करना। आगे क्या हुआ कि आगे हमने सारी ये जो 100 रुपए की चीजें बनाई थी, इसकी हमारा 80 रुपए का खर्चा हुआ था, हमारा प्रॉफिट था 20 रुपए का। इसके ऊपर लगेगा इनकम टैक्स का कानून, इसके ऊपर FBR आपसे टैक्स लेगा। ये तो वो पैसे जो आपने कलेक्ट किए थे, चीज जैसे फर्ज करो कोई पैसे अगर हो ही, अल्लाह करने के लिए आए, ठीक है। अच्छा थोड़े सही हैं। अच्छा जैसे ये है, हमने किसी बंदे से, बड़ा कैमरा कर लेते हैं, ये हमने किसी को कोई चीज़ बेची तो ये 1000 रुपया भी उससे लिया, ये टैक्स भी ले लिया। चलो टैक्स थोड़ा कर देते हैं यार, ज़्यादा हो गया टैक्स। हमने क्या किया सर, हमने उससे साथ 10 रुपये का टैक्स लगा देते हैं बस, ये टैक्स ले लिया। तो ये मैंने अपने गले में रखे ड्रॉर में, तो ये समझो सरकार के हैं और ये मेरे पास है। महीने के एंड पे ये ऐसे इकट्ठे होते 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 इतनी दथी बन गई, ये मैंने सरकार को जमा करवाने हैं, ठीक है। जब मैंने ये सरकार को जमा करवाने हैं तो मेरी शेयर ये है, ये तो समझो मैंने मुंशी का काम किया, लिए रखे और दे दिए। ये तो उस बंदे को तकलीफ हुई जिस बेचारे ने आपसे चीज खरीदी। आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना होते तो आप ये उससे ना लेते, आप उससे सिर्फ ये लेते। यानी कि अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड होता है तो आप ये समझिए, अभी हमने और बड़ी सारी बातें पढ़नी है, लेकिन अभी के लिए अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड हो जाए, मैं इसकी मिसाल दूंगा। एक यहाँ पे मेरे पास केस आया इस्लामाबाद में डॉलर शॉप का, उसके ऊपर क्या हुआ है कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो गए बेचारे, और उन्होंने बाकी जैसे डॉलर शॉप की डॉलर की चीज बेच रहे थे वो भी बेच रहे थे। अच्छा रजिस्टर्ड होने के बाद उनका काम बनता था, अगर $1 की चीज बेचते तो साथ में $1 280 रुपए का अगर फर्ज करो है या 300 का, तो 300 पे वो टैक्स भी कलेक्ट करते। उन्होंने कलेक्ट ही नहीं किया। FBR वालों ने आके उनकी दुकान भी सील कर दी है, सामान भी सारा सीज कर लिया, तो अभी वो लगे हुए हैं। खैर अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने दो फिर हम करते हैं। अब हम आ गए हैं कि ये जो मेरे पास पैसे आए थे, मेरा पैसा, इसको कमाने के लिए कुछ खर्चे हुए थे, इस सेल को करने के लिए जो खर्चे हुए थे, उन खर्चों की अगर हम बात करें तो भाई 80 रुपए के खर्चे हुए थे और 20 रुपए बचा था। मैंने ऐसी चीजें पूरे साल में 12,000 चीजें बेची, तो मेरे पास नोट आ गया, बस बहुत थोड़े पैसे आए हैं, चलो हम 1 लाख 12 लाख चीजें बेच देते हैं। ये मेरे पास पैसे आ गए, ये प्रॉफिट आया समझो। अब इसके ऊपर इनकम टैक्स लेना FBR जो है उसकी अथॉरिटी है। तो यानी कि ये टैक्स तो आपके यूजर खाने वाला, वो सर्विस को लेने वाला हो या चीजों को खाने वाला हो, उसने बियर किया, दुकानदार ने लिया और सरकार को दे दिया। और इस टैक्स की बात करें तो ये टैक्स तो आपने जो प्रॉफिट कमाया है, तो सरकार ने कहा साडा हक ऐथे रख, जो आपने कमाया है उस प्रॉफिट में हमारा भी एक शेयर है जी। यहां तक रहते हुए हम आपके क्वेश्चन को लेते हैं। तो सबसे पहले मिस मैडम शाजिया। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैडम। सर ये जो बैंक्स होते हैं ये भी तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी करते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। आप इस शेड्यूल में जाके कंट्रोल F करके अगर आप बैंक लिखती हैं तो क्या यहाँ पे आ नहीं रहा कि अगर बैंक कोई सर्विस देगा और बैंक की कोई सर्विस इनकम होगी तो उसके ऊपर टैक्स क्या होगा? भाई इस पूरे के अंदर आपकी कोई उन्होंने चीज छोड़ी नहीं है। आप गुनाह भी करेंगे तो वो भी कहेंगे सर्विस है। नहीं, एक्साइज ड्यूटी अलहदा है सर, ये अलहदा है। यहाँ पे एक हमारे बहुत सीनियर फेलो मेंबर बैठे हुए हैं माशाल्लाह,
बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वो कहते हैं सर इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी होती है। तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ दिखा देता हूँ, बैंक कैसे आपके साथ क्या कर जाता है। भाई जिन लोगों की रिक्वेस्ट आई है अप्रूव करनी है, मुझे बताना क्लास के बाद। अच्छा ये देखो बैंक आपसे क्या कह लेता है समझने के लिए। अगर मैंने ये ट्रांजैक्शन की है 3927 रुपए की, इसके ऊपर मुझे इंटरनेशनल फीस उन्होंने चार्ज किया, इसके ऊपर वो कितनी है, दिस इज द बैंक सर्विस इनकम, सर्विस चार्जेस। इसके ऊपर सबसे पहले एक चीज लगती है जिसको कहते होते हैं FED। इसके लिए भी एक प्रॉपर लॉ है, हमने नहीं पढ़ना, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का लॉ है। लेकिन इसका कितना परसेंट होता है, 16%। इस पैसे के ऊपर कितना वो टैक्स लगेगा, 25 रुपए, यानी कि 16%। ये था। अच्छा अब इन बेवकूफ़ों ने, इसकी वजह से मैंने ये ईमेल भी यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट को समझाने के लिए। मैंने मजान को ईमेल भी की हुई है कि ये जो आपने सर्विस फीस मुझसे लगाई है SST, मैंने उनको कहा कि गधो ये इस पे नहीं लगनी चाहिए, बेवकूफ़ो ये आपने इस पे लगानी है, अपनी इनकम पे। आपने ओवरऑल पे चार्ज कर दी। आप तो ओवरऑल, अगर फर्ज करें समझने के लिए, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, क्लियर ऑल ड्राइंग, कंट्रोल F, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग कंपनीज, कोऑपरेटिव फलाना 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 फलाना। तो भाई सर्विसेज ऑफर करेंगे तो उन्होंने मुझसे सर्विस के बारे में क्या लिया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस लिए। बाकी तो सरकार के टैक्सेस है ना, तो उसके ऊपर मुझसे 16% लेते। आपने पूरी अमाउंट पे मुझसे ले लिया है, इसीलिए मैंने उनको लेटर लिखा है। और अभी तक वो बेवकूफ़ों को ने ना मुझे रिप्लाई किया। मैंने उनको हार्ड में भी भेजा है, ईमेल भी भेजी है, ठीक है। और हर ट्रांजैक्शन में वही कर रहे हैं, वो इंटेंशनली कर रहे हैं या अनइंटेंशनली कर रहे हैं। प्रैक्टिकली तो हो सकता है कि ये चोर हैं। सर एक्सक्यूज मी, ये दोबारा बताइए कि ये जो आप बताना चाह रहे हैं थोड़ा सा। भाई मैंने कोई कम्प्लेक्स बात ही नहीं की, क्या नहीं आपको समझ आई बताएं। उन्होंने मेरी पूरी ट्रांजैक्शन पे उन्होंने टैक्स लगा दिया है। मैं उनको ये समझा रहा हूँ, मैंने जो उनको ईमेल किया, मैंने कहा आप इस पे टैक्स नहीं लगा सकते, आप इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं 157 पे, जो मेरी इनकम है, मतलब आपकी इनकम है, आप टोटल पे नहीं लगा सकते। यानी कि बेसिकली सर, मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर मैं एज अ वकील किसी बंदे का टैक्स का केस लड़ूं और मेरी इनकम, मुझे पैसा मिले वहां से 9 लाख रुपए, इस 9 लाख में 3 लाख रुपए कोई फीसों के माध्यम मैंने उससे लिया। फीसें वो हैं जो सरकार को मैंने पेमेंट करनी है, वो जो मैंने रेफरेंस फाइल किया, रेफरेंस की फीस है सरकार की, और मैंने उससे लिया 6 लाख रुपए। तो जो मैं उनसे वो टैक्स लूंगा, सेल टैक्स ऑन सर्विस, वो किस पे लूंगा, इस पे नहीं लूंगा, इस पे भी नहीं लूंगा। वो मेरी सर्विस इनकम क्या है, ये तो सरकार के पैसे मैंने लिए हैं उससे और सरकार को दे दिए हैं, मेरी इनकम तो ये है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस बंदे ने जो ये पैसे तो मेरे बने हैं, लेकिन ये उसने अपनी फीस ली है, ये उसने एक कानून कहता है जिसका नाम FED है, इतने पैसे लिए हैं। एक और कानून जिसका नाम SST है, सिंध सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, क्योंकि मेरा कार्ड कराची का है, क्लिफ्टन ब्रांच का है, तो इसलिए तो इसके ऊपर ये उसको, इसने इस अमाउंट को जो लगाया है ना, ये लगा दिया इस पे, इसको लगाना चाहिए था इस पे। यानी कि बताने का मकसद ये है कि इतना आसान कानून होता तो ये जो इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ये कोई मजान बैंक वाले, तो ऐसा भांड उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो ये वाली जो बात है, सर्विस जो चार्जेस होते हैं हमेशा उनकी सर्विस फीस पे होते हैं, ठीक है जी। चौहान साहब, सलमान सईद सर, यानी 25 रुपए टैक्स बनता है सिर्फ? हाँ जी वही बनता है, आप लेट फिर एक्टिव रहा करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सलमान, मिस्टर सलमान। जी सर, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, 2-3 मेरे इसमें क्वेश्चंस ये हैं कि कुछ को मैंने मतलब ट्रेस भी किया, कुछ लोग POS नंबर अपने उस पे सेल्स पे लिख देते हैं। यार अभी नहीं, या ना सलमान नहीं, ये रखते हैं। आप लोगों को पता है जब मैं जो चीज़ बढ़ाता हूँ आप उससे बाहर जब जाते हैं तो मुझे गुस्सा भी आता है। वजह
वजह यह है कि वो चीज़ जब आएगी तो आप बात करेंगे, आप पूरी क्लास को डिट्रैक्ट कर देते हैं। नहीं, उस पर नहीं, आप टॉपिक के अंदर रहते हुए बात करें। जब वो बात मैंने बढ़ानी है तो मैं क्यों अभी बताऊं? तो फिर जब मैं कह दूं कि सेल टैक्स मेरी तरफ से मुकम्मल हो गया है, मैं लीगली मैं बैठा हूं यहाँ पे बढ़ाने के लिए, वो 8 क्लासेज हो, 2 हो, 5 हो, 5 मिनट में बढ़ाऊं, तो नहीं, आपको अभी तक मेरी समझ ही नहीं आई शायद। सलमान, आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है सर, कह रही हूँ। गुलाम मुस्तफा कह रहे हैं अभी स्टेप 1 में नहीं। हाँ, यही तो बात है ना यार, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है ना कि हमने कभी किसी ने हुआ है कि कोई चीज़ छोड़ दी हो, कभी आपको अधूरा छोड़ दिया हो, कभी आपकी चीज़ मुकम्मल ना की हो। अभी भी मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि 110% आप लोग सब कुछ सीख के जाएं। भाई हम लोगों ने आपसे पैसे लिए हैं, आप लोग भी हमारी सर्विस ले रहे हैं, तो हमने वो सर्विस इस तरह डिलीवर करनी है कि हर बंदा मुतमिन होकर जाए। गुलाम मुस्तफा, मिस्टर गुलाम मुस्तफा, मिस्टर वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था, आपने अभी क्वेश्चन किया था कि जो होटलें वगैरह वाले हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं वो टैक्स देते हैं, वो टैक्स कलेक्ट भी करते हैं, गवर्नमेंट देते हैं। अगर एक अनरजिस्टर्ड है तो वो क्या करेगा सर? वो अनरजिस्टर्ड कलेक्ट ही नहीं कर सकता सेल टैक्स, बिल्कुल भी नहीं कलेक्ट कर सकता। अच्छा सर, एज ए विदहोल्डिंग एजेंट मैं भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो हम उनके पास जाते हैं जब विदहोल्डिंग करने, तो वो कहते हैं हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, फिर क्या प्रोसीजर होता है? नहीं, आप जिस अदारे में बैठे हुए हैं तो आप क्या सर्विस क्या ले रहे हैं, आप मुझे वो बताएं, मैं अकॉर्डिंगली गाइड कर सकता हूँ। सर गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। सर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, आपने अगले बंदे से क्या चीज ली है? जाते हैं सर, परचेजिंग करने जाते हैं ना उनसे, जो रजिस्टर्ड नहीं होता वो कहते हैं भाई मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, तो आप मुझसे विदहोल्डिंग कैसे करेंगे सेल टैक्स की और इनकम? आपने सेल टैक्स का 11 शेड्यूल पढ़ा है? जी सर, उसमें 3rd शेड्यूल 11th शेड्यूल। हाँ जी, सॉरी सर। बस फिर वेट करो, ठीक है? ठीक, आप वेट करें। शेड्यूल में होगा सर? सर बता देंगे गुलाम साहब, आप नए हैं तो इसलिए आपको थोड़ी डांट लग रही है, पुरानों को थोड़ी ज्यादा लगाते होते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि उनको समझ आ जाती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो रजिस्टर्ड नहीं है ना सेल्स टैक्स से, उनसे परचेज कर ही नहीं सकता। शाबाश शाबाश जुबैर साहब, एक्सीलेंट। जुबैर साहब माशाल्लाह चीफ, क्या जुबैर साहब कहाँ से आप रिटायर हुए थे? जी, पाकिस्तान रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी से। हाँ जी, फाइनेंस। माशाल्लाह। अच्छा जुबैर साहब, क्लास के बाद मैं आपसे फोन भी करना है मैंने, ठीक है ना? वो आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन बना दी है यार, मैंने तो देख के हैरान हो गया हूँ आप। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, गुलाम मुस्तफा साहब, ये अभी जो इन्होंने बताया है ये वाली बात, जब विद होल्डिंग के पर्सपेक्टिव में बात करें, जब भी कोई गवर्नमेंट का टेंडर होता है, कोई भी टेंडर हो, कोई भी वो बाइंग करें, तो वो उस बंदे से बाई नहीं करते। इवन कि अब तो ये वक्त आ गया है कि आपको इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ई पैड के ऊपर भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। सही सर। तो ये भी आपने आप याद रखना है कि गवर्नमेंट बाइंग के केस में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड ई पैड, ठीक है? ठीक है सर। मिस्टर मोहम्मद यकूब, भाई माइंड ना करे, 84 बंदे हैं सारे, अपने पास अपने क्वेश्चन लिख लो, आखिर में पूछ लेना जी, उस समय क्लास लंबी जी सलाम सर। जी यकूब साहब। सर मैंने आपको पर्सनल पे इनबॉक्स भी किया था कि मेरा एक क्लाइंट है, उसने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हुआ था, तो उसने फिर 2017 में उसके बाद उन्होंने वो जमा। अभी इसको छोड़ दो, अभी क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास के बाद फौरी कॉल कर लें, जो ही क्लास सुबह दो फौरन, ठीक है? ठीक हो गया। मोहम्मद एहसन बहजाद। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था इसमें कि जैसे आपने बताया कि सेल्स होती हैं हमारी, तो एक बार तो सेल्स टैक्स वो अदा करता है, और दूसरी जब वो सेल्स टैक्स अदा कर देता है फिर उसकी इनकम टैक्स बनती है, फिर उस पर भी टैक्स अदा करता है, 2 बार टैक्स होता है। देखो आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो दोबारा से भाई, इधर आओ, लैपटॉप रख के, ये आप मुझसे चीज़ खरीदो, ये पेन खरीदना है आपने, बल्कि ये रिमोट खरीदना है, ये इधर आओ इनके सामने। ये भाई आ गया, ये पैसे मुझे दो, ये पैसे इन्होंने मुझे दिए, 2 पैसे हैं, ठीक है, 2 नोट हैं, मैंने इनको चीज़ दे दी, आप चले जाओ, आप ये चले गए, ठीक है? अब ये जो पैसे आए हैं मेरे पास, ये वाले पैसे, ये सरकार के पैसे मुझे दे के गया है, और नहीं बैग मैंने डाल लेना। अच्छा ये जो है ये भाईजान सरकार के पैसे हैं और ये मेरे पैसे हैं, आओ तो मैं एक ही ड्रॉर में रखता हूँ, तो इसके हम डिस्कशन करेंगे आगे चल के। ये पैसे हमने यहाँ पे रख लिए, महीने का एंड आया,
ये नोट मेरे पास ही पड़ा हुआ है, ठीक है, बल्कि इसके साथ थोड़े से और भी रख देते हैं कि ये महीने के एंड पे ये मेरे पास पड़े हुए हैं। ये अब याद रखिएगा, ये महीने के एंड पे ये थोड़े से और पैसे भी मेरे पास इकट्ठे हो गए, मेरी इनकम है, ये हो गए इकट्ठे और। लेकिन साथ में सुनो अभी मुझे बोलने दो, पहले मुझे बोलने दो। ये इतने पैसे ये सेल टैक्स के माध्यम से सरकार के मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, ये मैंने, भाई तुम आओ इधर आओ, ये मैंने बैंक को दे दिए, ये बैंक को ये सरकार के खाते में जमा करवा दिए, वापस भी करने हैं, वापस करो, चलो वापस आए, ये मैंने बैंक को दे दिया और उन्होंने सरकार के खाते में जमा करवा दिए। अच्छा, ये अब सरकार के खाते में चले गए। अब अगले महीने फिर कुछ सेल्स होती रही, साल के एंड तक मैंने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, खर्चे खुर्चे निकाल के। ये जब इतने पैसे इकट्ठे हो गए तो ये मेरा मतलब इसमें से जो खर्चे किए हुए हैं सारे साल के एंड पे वो निकाल लूँगा। ये जो प्रॉफिट होगा तो क्या ये मेरी मतलब इनकम है, मतलब वैसे तो हम प्रॉफिट कह रहे हैं, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की नज़र में देखें तो कहता है कि आप अपनी इनकम में सारे खर्चे निकाल लें, जो प्रॉफिट होगा, जिनको इनकम टैक्स आता है वो इनकम टैक्स को याद करें, ठीक है, कि उसके ऊपर टर्नओवर टैक्स, मिनिमम टैक्स और फलान टैक्स, इसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स देना है। वो जो पैसे मैंने सरकार को जमा करवाए थे, वो तो पैसे मैंने सरकार के ब्याज पे कलेक्ट किए थे और जमा करवा दिए थे। तो अब मुझे परेशानी बताओ कि आपको परेशानी कहाँ पे है? नहीं सर, मेरा पॉइंट क्लियर हो गया कि जो ये होती है सेल्स टैक्स, ये उसके अलावा ही अपने खर्चों के अलावा ही इनसे इकट्ठे करते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। बेजाद हसन, थैंक यू। सर वालेकुम सलाम जी बेजाद भाई। सर, हम जो ये सर्विस कीमत में जो प्रोवेंट्स को पे करते हैं, APRA या PRA समथिंग टाइप का, हम पे नहीं करते, हम एज अ सेलर कलेक्ट करके, अभी हम देखो हम बायर की बात ही नहीं कर रहे। बायर के लिए पैसे, सुन लो ना, बायर के लिए वो पैसे, वो जो भाई ने आके ये रिमोट बाय किया थे, पैसे दिए थे, उसकी नज़र में ये पूरे का पूरा जितने से पैसे दिए, अगर वो खाने वाली चीज़ है तो उसने कहना है मैंने 110 रुपये 1010 रुपये का खाना खा लिया। अगर उसने ये बाय किया तो उसने कहना है 1010 रुपये का ये रिमोट है। यानी कि एंड यूज़र के लिए दोनों चीज़ें कॉस्ट हैं, ठीक है। अब हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में या पर्सनल एक्सपेंस बनेगा या उसका एसेट बन जाएगा, ठीक है, उसकी पेमेंट के बाद। हम बात कर रहे हैं कि जिस बंदे के पास आए उस बंदे के लिए ये इनकम है और ये तो उसने सरकार को जमा करवा देना है। अब बात करो। ठीक सर, तो मतलब हम जो सरकार को जमा कराएंगे जिस तरह, तो हम इनकम टैक्स की बदले जमा करवाते हैं। भाई खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। इनकम टैक्स की मद में हमने जो पूरे साल में 100 रुपए की चीज़ें खरीदी और मतलब बेची जो 200 रुपए की, 200 की 300 की, तो जो दरमियान में अगर 100 रुपए की खरीदी थी 300 की बेची हैं तो 200 के प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स है। जो सेल्स टैक्स है वो तो आप एक हाथ से पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से जमा करवा देते हैं सरकार के ड्रॉर में जमा, मतलब। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी। अरे भाई सेल रजिस्ट्रेशन बढ़ाई नहीं है, लगता है तेनों भी कुछ सबक देना पैना है जी। माफी सलमान साहब। सर मेरा सवाल एक और क्वेश्चन था, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर वो कोई एक वेंडर जो है किसी को सेल कर रहा है तो वो जिससे ले रहा है उससे ही पैसे लेके अपने सेल्स टैक्स कलेक्ट करें? क्या ये बिजनेसमैन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कर रहा है उसी में से वो निकाले चीजें निकाले और गवर्नमेंट को दे? ये सर जिन्होंने कानून बनाया है, बात सुने ना, जिन्होंने कानून बनाया उससे पूछिएगा कि आप सेलर को क्यों नहीं कहते वो चीज़ कीमत में, अगर फर्ज करो कि अगर वो कल को ऐसा हो जाए तो वो अपनी कीमत बढ़ा लेगा। बात तो वहीं की आनी है, बर्दाश्त आपने करना है, कटना खरबूजे ने है, खरबूजा ऊपर हो नीचे हो, तो कीमत तो पहले ही समझे 100 रुपए से टॉप की, उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स भी हमारे से ले रहा है, सर जी, जमा भी कर रहा है। भाई आप अपने घर बैठे हुए क्लास ले रहे हो, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ क्लास बढ़ा रहा हूँ, मैं भी वही हूँ जो आप हैं। अब हम तो कानून को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ क्या करना है, आप ऊपर कोई एक वीडियो बनाओ और उनकी सफाई कर दो, ठीक है, बात समझ रहे हैं? आप कानून को समझ लो, ओके। लॉ क्या कहते हैं, मैंने लॉ बढ़ाना है आपको। मिर्जा एशर अली बेग, मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। मुझे पता करना था, जैसे आपने बताया कि सिंध में वो SRA होगा, पंजाब में वो PRA
ये जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है जी तो सर इसके लिए क्या इन सब में अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी करवानी है? जी 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 आपको जिस मुल्क जाना है उस मुल्क का वीज़ा लगवाना होता है। तो जिस आपको सूबे में बिजनेस करना, सर्विस देनी है, तो कानूनी एतबार से अगर आप टैक्स और सर्विस में, हम देखें अगेन ये परमिशन का टैक्स पार्ट नहीं रहा, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी थी। अब ये देखो पंजाब के अंदर अगर इनमें से कोई भी आप हरकत करते हैं, ये जो हरकतें लिखी हुई हैं 70 हरकतें लिखी हुई हैं, इन 70 कामों में से आप कोई सा भी काम करेंगे, इवन कि इसमें 0% टैक्स है। ये जो ड्रामेबाजी है, ये जो गलत ना कुछ बोल दूं, ये ड्रामेबाजी लिखी हुई है, सर्कस, थिएटर और ये जो भी मामलात हैं, तो इसके ऊपर आपका 0% टैक्स है, लेकिन कानून कहता है आपको रजिस्टर्ड करवाना है। चूंकि ये आपका किस में फॉल करता है, टैक्सेबल में फॉल करता है। किस में? टैक्सेबल में। एनी पर्सन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द PRA। ठीक है, अगर पंजाब में है, अगर सिंध में है तो SRB, KPK में KPRA। तो ये तो मैंने पंजाब का खोला है, तो भाई आप गूगल शरीफ पे जाके लिखें KPRA, आपका सेकंड शेड्यूल सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। ठीक है, तो उसका सेकंड शेड्यूल खोलेंगे, उसमें आपको KPK की मिल जाएगी। आप बलोचिस्तान की खोल लें। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं जी? सर लेकिन इसका मतलब है कि इन सब में भी फाइलिंग करनी होगी सेल्स टैक्स की? जी जी भाईजान बात सुने ना, आपकी 3 बीवियां हो तो आपको भाईजान उन तीनों के पास जाना पड़ेगा, यानी कि उनको खर्चे देने पड़ेंगे, उनको घर लेकर देना पड़ेगा, वरना एक बीवी नाराज हो जाएगी जिसके पास नहीं जाओगे। तो अगर आपने भाईजान अगर वो कर लिया, क्या कर लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया, तो हर जगह पे रिटर्न फाइल करनी जरूरी है, वरना वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आप बड़ी समझ आई है। अच्छा जी, मिस्टर रबानी साहब, मिस्टर रबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर एक क्वेश्चन आया था, जुबैर साहब ने कहा था कि बल्कि वो चीज़ बता रहे थे कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है आप उससे कोई चीज़ परचेज नहीं, वो गवर्नमेंट के इदारों की बात कर रहे थे। जुबैर साहब जो हैं गवर्नमेंट के इदारों की बात कर रहे थे। आगे बात करें सर। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो बढ़ा दे इस तरह की सर, अगर यही चीज़ अगर सेलर और बायर के लिए हो तो उन दोनों का रजिस्टर्ड होना लाजमी है। इसका मतलब तो ये है कि आप मार्केट से चीज खरीदेंगे कहां से, मतलब वो कोई 10-15% दुकानें होगी, 20% दुकानें होगी, उसको छोड़ दो। ठीक है, कितने लोग रजिस्टर्ड हैं वो आपको पता है, मुझे पता है, हम आगे बढ़ेंगे, आगे समझ आएगी। अभी मूवी स्टार्ट हुई है, कोई बता किसी को फायर मार रहा है, इसके बिहाइंड द सीन पे हम लोग जाएंगे कि ये बैक एंड पे पूरी लंबी स्टोरी है कैसे। ठीक है जी सर, शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी, अब सुनिएगा। अब उसने कहा कि भाई एवरी पर्सन जिसका निकाह हुआ हो किसके साथ, टैक्सेबल गुड्स के साथ। ये सप्लाई से मुराद है गुड्स, सप्लाई से मुराद सेल ले लो, सप्लाई से मुराद गुड्स ले लो, टैक्सेबल गुड्स। तो अभी चूंकि ये गुड्स का कानून है, क्योंकि आपके बहुत ही मोहतरम एंड मुकर्रम किबला मोहतरम जरदारी साहब, उन्होंने ये सर्विस वाला शोशा और ये मामला 18वीं तरमीम के ज़रिए उन्होंने ये डाला था। और वो जो तरमीम आई, मतलब अभी छोड़ दें, वो अभी तरमीम पे हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने कहा चूँकि सिंध में बहुत ज़्यादा सर्विस रेंडर होती हैं, तो लिहाजा जिस सूबे में जो सर्विस रेंडर होगी उस सूबे का हक होगा कि उस पर सर्विस टैक्स कलेक्ट करे। ठीक हो गया। तो अब यानी कि ये आपकी 18वीं तरमीम के बाद ये परमिसिव जाती है, तो हम फिर कौन से कानून को घूमेंगे, गुड्स के ऊपर। तो गुड्स पे जाएं तो उसने कहा गुड्स की नस्लों में उसने कहा गुड्स होंगी टैक्सेबल। कौन सी? टैक्सेबल। तो इसका मतलब है वो भी होंगी जो बगैर टैक्स की होंगी, बिल्कुल होंगी। जो बगैर टैक्स के गुड्स हैं उनको क्या कहते होते हैं जी? उनको सर हम लोग कहते होते हैं नॉट टैक्सेबल। लेकिन नॉट टैक्सेबल का कोई वर्ड लॉ में नहीं है, लॉ में वर्ड है एग्जेम्प्टेड का। किसका वर्ड है जी? एग्जेम्प्टेड का। जब हम बात करें सर टैक्सेबल का, तो याद रखें वो कहता है दोज
विच आर नॉट एग्जेम्प्टेड आर टैक्सेबल। क्लैपिंग होनी चाहिए कि जो टैक्सेबल नहीं है और जो एग्जेम्प्ट नहीं है वो टैक्सेबल है। ठीक है, तो सर फिर पहले वो तो बता दो जो एग्जेम्प्टेड है, जो एग्जेम्प्टेड यानी कि जो टैक्सेबल नहीं है वो बता दो। दोज विच आर नॉट एग्जेम्प्टेड आर टैक्सेबल, यानी कि जो आपकी एग्जेम्प्टेड में नहीं आती वो किस में आती हैं। तो चलो जी हम चले जाते हैं किसके ऊपर, एग्जेम्प्टेड के ऊपर। जब हम एग्जेम्प्टेड पे गए तो एग्जेम्प्टेड के लिए उसने कहा आइटम्स, थिंग्स, गुड्स mentioned in 6th schedule of the Sales Tax Act 1990। वो चीजें जिनका जिक्र सेल टैक्स एक्ट 1990 के शेड्यूल नंबर 6 में है। कहां पे जिक्र है जी, शेड्यूल नंबर 6 में जिक्र है। हमने कहा जी सर ये कहां पे है, मैंने कहा भाई ये कानून डाउनलोड करना है। जिन अजीम लोगों को ये कानून डाउनलोड करना नहीं आता वो जाएंगे गूगल शरीफ पे, यहां पे लिखेंगे FBR की वेबसाइट पे जाएंगे। यहां पे जाने के बाद ये आप ऑर्डिनेंस पे क्लिक कर देंगे, ये वाला सफ़ा खुलेगा। यहाँ पे ये सेल टैक्स एक्ट 1990 लिखा हुआ है और ये पहले वाला आपने डाउनलोड कर लेना है और इसके साथ आपके सेल्स टैक्स जो आपके रूल्स हैं 2006 ये पड़े हुए हैं, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट वन, माशाल्लाह आप बहुत काबिल लोग हैं, आपको डाउनलोड करना आता है। यहाँ पे क्लिक करते होते हैं और यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन लगा हुआ है, बस एक क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जब हम आए तो उसने कहा कि ये वाला जो आपका कानून है ये मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया और इसका सफ़ा नंबर जो कौन सा है जी, सफ़ा नंबर 2, यहाँ से आपका टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट हुआ चलते 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 और इतना चुन्नू सा कानून है। लो जी कानून फौत हो गया, ख़त्म हो गया। पेज नंबर 6 पे आके सिर्फ 77 सेक्शन है लेकिन कम्प्लेक्स भी उतना है जितना छोटा है। ठीक है, यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे आपके शेड्यूल्स हैं और शेड्यूल्स की हम बात करें तो तवज्जो से सुनना है। आज और कल की क्लास आपकी इंशाल्लाह दिमाग सेट कर देगी सेल टैक्स के बारे में। स्केड्यूल की बात करें तो ये स्केड्यूल हैं 13, टोटल 13 शेड्यूल्स हैं। 13 में से 1 2 3 4 फौत हो गए तो बाकी बच गया 9। ठीक है, टोटल कितने बच गया जी, 9 शेड्यूल्स में से 9 में से नंबर 1 जो है पहला भी फौत हो गया है, दूसरा भी फौत हो गया है, ये तीसरा आ रहा है तो अभी मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा, मैंने बढ़ाना है। आगे चौथा भी फौत हो चुका है, 7वां भी फौत हो चुका है तो हमने पढ़ना है भाई कौन से वाला, 6 वाला। तो 6 वाले की जो शादी हुई है किन चीज़ों के साथ हुई है, वो चीज़ें जो क्या हैं, एग्जेम्प्ट हैं। यानी कि इसके अंदर जिन चीज़ों का जिक्र आएगा, तज़किरा आएगा, उसके ऊपर FBR नहीं, जो सेलर होगा वो आपसे सेल टैक्स नहीं ले सकता, वो ले ही नहीं सकता। और पहली बात, और दूसरी बात उसको रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसने कहा जिस बंदे की मंगनी होगी टैक्सेबल गुड्स के साथ, तो हम कौन सी बात कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट की। तो हम फिर एग्जेम्प्ट क्यों पढ़ रहे हैं, सर आपका दिमाग खराब है भाई। बात यह है कि आपको टैक्सेबल समझ ही नहीं आएंगी जब तक एग्जेम्प्ट ना पढ़ें। वो कहते हैं कि यार जिंदगी में बंदे को जब तक बंदा मुश्किलात ना देखे तो जो जिंदगी में सुकून होता है उसकी कदर नहीं होती। तो जब तक हम एग्जेम्प्ट नहीं समझेंगे तब तक टैक्सेबल नहीं समझ आएंगे। और समझनी नहीं है, हमने देखना है कि कौन कौन सी, हमने लिस्ट देखनी है बस। तो हमने भाई ये जो आपका जहाँ पे ऑर्डिनेंस एक्ट ख़त्म हुआ, यहाँ पे आपका ये 6 शेड्यूल आ गया। इस 6 शेड्यूल पे हम लोग चले गए। इस 6 शेड्यूल पे जब हम लोग गए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके साथ हमने रिश्ता करवा देना है 6 शेड्यूल के साथ सेक्शन नंबर 13 का। किसका, सेक्शन नंबर 13 का। क्या मतलब है सर, यानी कि आपने 6 शेड्यूल को फौरी नहीं पढ़ना, आपने सेक्शन नंबर 13 प्लस 6 शेड्यूल पढ़ना है।
प्लस, क्यों सर? उसकी वजह यह है, ये बताता है सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई से सेल ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि सेल टैक्स दो तरह से होता है। आप लोकली किसी को बेच रहे हैं तो सेल टैक्स लेते हैं और सरकार को जमा करवा देते हैं। अब भाईजान ये बॉर्डर बना हुआ है, बाहर से चीज़ें आई पाकिस्तान में, जो इंपोर्ट हुई वो कस्टम वाले भाई भाग के आए, उन्होंने कहा यार ये चीज़ें जो आपने इंपोर्ट की हैं हमें सेल टैक्स दो। हमने कहा यार ये क्या बात है, जब हम सेल करेंगे तब हम वो जनाबे वाला सेल टैक्स देंगे। उन्होंने कहा नहीं, अपना मुंह बंद रखो। उन्होंने कहा कि जब चीज़ें ये आपने ये पाकिस्तान की बाउंड्री में घुसा दी हैं, ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, ठीक है, ऐसी है, मेरी तरफ से ऐसी है, तो यहाँ से जब चीज़ें पाकिस्तान की बाउंड्री में आएंगी तो यहाँ पे आपका जो बॉर्डर वाले लोग बैठे हुए हैं, वो जो मतलब हम बात करते हैं अच्छे वाले लोग, कस्टम वाले, तो वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं भाईजान जो चीज़ें आई हैं 100 रुपये की, इसके ऊपर यहाँ पे सेल टैक्स दे दो 18 रुपये। अच्छा ये इंपोर्ट कैसे करनी है, आपको पता है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अलग से समझा रहे होते हैं वैसे। तो यहाँ पे आप लोग जो 18 रुपये हैं ये कौन ले लेंगे आपसे? कस्टम वाले। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके ऊपर ये कस्टम ड्यूटी भी लेंगे यही लोग आपसे इनकम टैक्स का भी टैक्सेस लेंगे और सरकार को जमा करवा देंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेल्स टैक्स की, इन्होंने ले लिया तो ये आपका टैक्स नहीं है, ये टैक्स उस आदमी का है जो आपसे चीज़ें खरीदेगा। आप दे के आए उनको, आपने कहा मैंने एडवांस पेमेंट कर दी, ये लॉ में लिखा हुआ है, मेरी तरफ से है, एडवांस सेल टैक्स है मेरा, जो मेरी जेब से तो चला गया 18 रुपये, लेकिन मैं इसको लूँगा। मैंने कहा किससे भाई लोगे? आपने कहा भाई जिसको बेचूंगा उससे ये लूँगा। मैंने कहा 18 रुपये लोगे? आपने कहा नहीं, मैं इस चीज़ को बेचूंगा 150 रुपये का, मैं 100 का नहीं बेचूंगा, मैं पागल हूँ 100 रुपये की चीज़ ला के 100 की बेचूँ। मैंने कहा फिर आपने कहा सर जी इसके ऊपर सेल टैक्स मैं लूँगा 18%। मैंने कहा कितना बनता है? आपने कहा सर वो बनता है 27 रुपये, 5 और 2 7 और 1। आपने कहा सर मेरे लिए ये चीज़ मैंने अब उस बंदे से जो खाने वाला आदमी है, वो एंड यूज़र है, उससे पैसे लूँगा 177 रुपये। जब 177 रुपये मैं उससे लूँगा तो आपने फरमाया कि सर ये वाले मेरे पास जो पैसे आ गए ये मेरे नहीं हैं, ये तो किसके पैसे हैं? सरकार के। आपने कहा सरकार का मेरी जेब में पैसा आया हुआ है 27 रुपये जमा हुआ, लेकिन मेरे से माइनस भी तो हुआ था जब मैंने चीज़ें ख़रीदी थी, जब इंपोर्ट की थी। तो आपने जो लिया सरकार के बिहाफ पे और जो दे के आए थे, दोनों को कर लो प्लस माइनस, तो आपको 9 रुपये सरकार को जमा करवाने पड़ेंगे। अब जब चीज़ें आप बेचते हैं तो चीज़ें बेचने के ऊपर ये आपका पूरा, ये आपका गोदाम है, इस गोदाम के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। जब कोई चीज़ बिकती है तो गोदाम से आउट हो जाती है, बाहर चली जाती है, तो चीज़ के बाहर होने पे गोदाम से तो वो हो जाती है आउट, सेल के ऊपर चीज़ आउट होती है। किसके ऊपर आउट होती है? सेल्स के ऊपर जब चीज़ आउट होती है तो हम लोग उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। किसको कहते हैं? आउटपुट टैक्स उसको कहते हैं जो सेल्स करने के ऊपर हमारे पास आया होता है। चूँकि हमारे पास सेल का भी पैसा आता है, और जैसे आप लोग मुझे दे रहे थे 10 रुपये, तो वो जो पैसा 10 रुपये आया था उसका नाम क्या है? आउटपुट टैक्स। और वो पैसा जो मैंने वो भी चीज़ें इंपोर्ट की थी पहले, वो दे क्या था, उस वक्त चीज़ें, मेरा ये गोदाम जो था उसमें चीज़ें क्या ये ऐसा ऐसा यहाँ पे रखी जा रही थी, क्या हो रही थी? तो जब मैंने चीज़ें मंगवाई और मेरे गोदाम में आई तो वो चीज़ें फिर जो हैं उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट टैक्स। क्या कहेंगे जी? इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो चीज़ों को परचेज करने के ऊपर होता है, और आउटपुट टैक्स ऐसा होता है जो चीज़ों को सेल करने के ऊपर है। यानी कि फिर ये होता है सर कि हमारा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो फर्ज करें अगर आप देख के आए थे कितना लिया आपने 27 रुपये और 18 रुपये आप दे के आए थे, तो आपने टोटल 9 रुपये सरकार को पेमेंट करनी है। ये वो एक्स्ट्रा पैसे हैं जो 18 और 27 के दरमियान फ़र्क है। तो याद रहे ये एंड पे बोकी किसकी पाटेगी? 170 रुपये किसके पास जेब से जाएंगे? जो बेचारा एंड यूज़र है। तो एंड यूज़र के लिए सेल टैक्स भी एक कीमत का हिस्सा होता है।
उसके लिए ऐसे ही है कि जैसे उसने चीज़ खरीदी है तो कीमत के अंदर उससे रिकवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सर हमें इनपुट और आउटपुट टैक्स का भी समझ आया है, और इसको हम ये भी कहते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी। क्या होती है जी सेल्स टैक्स लायबिलिटी? वो कहते हैं सर इनपुट लेस आउटपुट, ठीक है, और सॉरी आउटपुट टैक्स लेस इनपुट। लेकिन यहीं पे रहते हुए, अच्छा सर ये बता दें इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की समझ आ गई है? बताइएगा। वकास यार वो ना काइंडली उसको रब्ता कर लो यार, वो मेहरबानी करो, क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक है? भाई बात करो, ERP के साथ अटेंडेंस डिवाइस को कनेक्ट करना है, थैंक यू। या मैं नंबर भेजता हूँ, थैंक यू नंबर भेजता हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब आउटपुट माइनस इनपुट, और इसकी लॉजिक क्या है? आउटपुट जो आपने कलेक्ट किया हुआ है और इनपुट जो आप जमा करवा के आए हुए थे, तो इसके नज़र में अगर देखें तो सेलर को समझें, इसके ऊपर सेलर की जेब पे कोई असर पड़ा है सेल टैक्स के माध्यम में? मुझे बताएं। नो सर। कोई नहीं पड़ा भाई, कोई भी टैक्स नहीं पड़ा, ठीक है, 0% जी। सरकार को जमा करा दी। हाँ, शाबाश 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 शाबाश। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि सारे यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो एंड यूजर के साथ ही हो रहा है। अच्छा, इसको सेल टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स भी बुलाया था, क्यों? मैंने चीज़ें इंपोर्ट की, मैंने दे दिया, मेरे जेब चला गया, फिर मैंने वो सेल टैक्स उठा के वो जिसे मैं से चीज़ खरीदी थी उसके मुंह पे रख दिया, मैंने कहा ये तुम्हारे पास आ गया, तो वो डायरेक्टली उस बंदे के पास नहीं पहुंचा, वो वहां से घूम के मेरे जरिए उस बंदे के पास पहुंचा है। हम इसकी मिसाल लेते हैं, एक बंदा है जो चीज़ों को बनाता है, कौन? मैन्युफैक्चरर। कौन है? वो चीज़ें बनाता है। उसने एक चीज़ बनाई, 100 रुपये उसकी कीमत आई, उसने 20 रुपये अपना प्रॉफिट डाला, और वो चीज़ कितने की होगी? 120 रुपये की। उसने 18 रुपये उसके अंदर अपना डाला सेल टैक्स सरकार के कहने पे, वो जनाबे वाला कितना बन गया जी? यहाँ पे अगर 18% डाल लें, ओहो 18%, तो सर ये बन गया आपका 141 रुपये 6 पैसे उसके पास आ गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के पास। मैं बस मिसाल दे रहा हूँ, इस मिसाल को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना, बस समझना है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपका ये था डिस्ट्रीब्यूटर। कौन था? डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने पैसे दिए? 100। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी नहीं कहेगा मेरे लिए 141 रुपये की चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा कि सर मेरे लिए चीज़ 120 की है, मेरे लिए 21 रुपये 6 पैसे का सेल्स टैक्स है जो इनपुट टैक्स है। मेरा क्या है? इनपुट टैक्स है। अब इस अल्लाह के वली ने ये किया कि ये चीज़ इसने दे दी, हम डायरेक्ट रिटेलर पे पहुंच जाते हैं। किसको? रिटेलर को। और इसने उसके साथ क्या किया? उसने 10 रुपये इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। कितना जी? 10 रुपये प्रॉफिट ऐड कर लिया। जब 10 रुपये इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया तो 10 रुपये ऐड करने के बाद इसके ऊपर 18% अब किसने लगा दिया? रिटेलर ने, ठीक है। अब उसके लिए चीज़ जो है, इसके लिए अब समझिए कि 10 रुपये के बाद प्रैक्टिकली कितने की होगी? 130 की, ठीक है। लेकिन इसने अब रिटेलर से पैसे पता है कितने लेने हैं? 100, यानी कि ये इसने अपना 10 रुपये प्रॉफिट मार्जिन। अब रिटेलर कभी भी नहीं कहेगा मेरी चीज़ 153 रुपये 4 पैसे की है। वो क्या करेगा? वो कहेगा 130 की और मेरा इतना इनपुट टैक्स है। अभी हम बात कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को, सबको हमने गोलियां मार दी हैं, सिर्फ रजिस्टर्ड बंदे हमारे सामने, हम रजिस्टर्ड बंदों की बात कर रहे हैं। उसने ये किया, उसने कहा कि जो ये है इसने 130 के अंदर 10 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। क्या किया? 110 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। नहीं 10 नहीं करते हम, 5 रुपये कर देते हैं। 5 रुपये कर लिया और इसने आगे, अब उस बंदे को तकलीफ एंड यूजर पे पैसे पहुंचेगी वो बताता हूं आपको। एंड यूजर को चीज कितने की मिली? 159 रुपये। अब जो एंड यूजर है ये वो खाने वाला आदमी है, एंड यूजर। अच्छा, प्रैक्टिकली आपको देखना ये पड़ेगा किस तरह से। यहां पे अगर मैं मैन्युफैक्चरर कहूं, मैन्युफैक्चरर अगर कहूं कितने बनते हैं जी?
मैन्युफैक्चर इतने का किया, एक 120, इसने 5 रुपये कर लिया, तो इस बेचारे की पॉकेट से कितने चले गए हैं? 159 चारिया। फिर बात समझ, इसने तो आगे किसी को सेल नहीं करना, और इसके लिए कीमत कितनी हो जाएगी? वही हो जाएगी। एग्रीड? आप बात को समझें। अब प्रैक्टिकली सरकार ने ये पैसे लिए कैसे हैं, आप समझिएगा। इसने बेसिकली आउटपुट टैक्स यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टैक्स। ये जो बंदा है मैन्युफैक्चरर, इसका आउटपुट टैक्स कितना है? सेल के ऊपर ये है। इसके लिए आउटपुट टैक्स कितना है? इसके लिए कितना है? और इसके लिए? ठीक हो गया। अच्छा, इनपुट कितना है? अब ये जिसने ये चीज़ें बनाई, उसने इसकी रॉ मटेरियल खरीदा होगा, बिजली इसके ऊपर लगाई होगी, बिजली के ऊपर भी सेल टैक्स लिया जाता है, तो मुख्तलिफ किस्म के सेल टैक्स थे। तो इसने फ़र्ज करो कि 18 रुपये का सेल टैक्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो इसने कलेक्ट कितना कर लिया सरकार के ब्याह पे? तो ये सेल टैक्स पेमेंट कितनी करेगा? जिसने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं। जब हम इस पे आएंगे तो ये अब पिछले को से कितना दे के आ गया पैसे? ये पिछले को दे के आया है। कितना दे के आया है? इसकी अगर सेल थी मैन्युफैक्चरर की, तो डिस्ट्रीब्यूटर की क्या थी? परचेज थी। परचेज थी कि नहीं थी? फिर अगर हम डिस्कस करें तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर की सेल थी, तो इसकी क्या बनी? परचेज बनी। अच्छा, ये सेल टैक्स टोटल पता है जमा कितना होगा? आपका सेल टैक्स जो है जमा कैसे होगा? ये तो इतना था जमा करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये टैक्स जमा कितना कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं। इसने कितना जमा कराया सरकार को? 0.9। इसने कितना? 1.8। इसने 3.6। सर ये तो टोटल 23,400 नहीं बना सर? 18 रुपये ये वाला, ये भी तो सरकार के पास ही गया था इनपुट। ये प्लस ये कितना हो गया? ये बन गया जो किसने दिया हुआ है। इसका आउटपुट नहीं कहता, इसका सारा इनपुट ही है समझो, ठीक है। इनपुट से बना दिया कि, और ये कीमत का हिस्सा बन जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सर सारे का सारा टैक्स एंड पे उस गरीब आदमी ने बर्दाश्त किया। ये तो लोग बस दरमियान में ऐसे खेल रहे होते हैं, इसको हमने और भी समझना है। तो लेकिन यहां तक अब हमने ये समझ लिया इनपुट माइनस आउटपुट होता है, लेकिन अभी कहानी वहीं पे बाकी है मेरे दोस्त। जो 6 शेड्यूल में चीजें हैं, यानी कि ये फिर चीजें बेचूंगा भी। मुझे नंबर 1 अभी आंसर नहीं करूंगा, मुझे सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन के अलावा रजिस्ट्रेशन की तो मुझे जरूरत नहीं है। मैं इस पे सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होगा तो सेल टैक्स से कलेक्ट भी नहीं कर सकता। अगर मैं हो भी जाऊं रजिस्टर्ड, फिर भी नहीं कलेक्ट कर सकता, फिर भी कलेक्ट नहीं कर सकता। अब ये चीजें कौन सी हैं जिनके ऊपर इसने कहा सप्लाई ऑफ गुड्स हो या आपका इंपोर्ट हो, उन चीजों का जिनका जिक्र है कहां पे? शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस एक्ट। सेल टैक्स उनके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक हो गया। अब ये कौन सी चीजें हैं? गरीबों वाली बातें करते हैं हम लोग जी। ऑनलाइन में नींद तो नहीं आई आप लोगों को? जाग रहे हैं? सो सकते हैं भाई, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। बिस्तर के अंदर लेट के मोबाइल पकड़ के सो जाएं चुपके से। सुबह लेक्चर रिपीट करना पड़ेगा भाई, रिपीट ये तो होगा। और टॉपिक है। हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नींद नहीं आती।
अच्छा चलो शुक्र है। मजा आ रहा है सर जी, मजा आ रहा है। अच्छा ज्यादा नहीं मजे लेने, आपने पढ़ना है बस, ठीक है। चौधरी अयान, चौधरी अयान, चौधरी साहब ने कोई क्वेश्चन करना है? जी सर, मैंने एक चीज पूछनी थी जी कि ये जो सेल टैक्स है ये फिक्स नहीं होता 18% पे? सर जी बस थोड़ा सा टाइम दे दें, अभी अभी आ जाता है, अभी फिक्स की बात ही नहीं। अभी तो मैंने तमाशा लगाना शुरू किया है, आप लोग बस देखते जाएं। अभी तो चीजें खोल रहे हैं हम लोग, आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे बस चीजों को मुकम्मल करने के बाद, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा हमें आता है, लग के आता है, तो हम थोड़ा सा उस वजह से कंफ्यूज हो गए कि थे कि ये ऐड बाई ऐड हो रहा है। नहीं ऐड बाई ऐड तो नहीं हो रहा। मुझे बताओ, एक मिनट रुको, आपको कैसे लग गया ऐड बाई ऐड हो रहा है? एक मिनट दो सर। जिस तरह हम लोग, हमारे पास इनवाइसेस आती हैं तो उसमें हम लोग 18% पे कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है। अब ये देखो, सुनो, यहीं पे रुकते जाओ, बात करते जाओ, मैं आंसर करता। ये देखो, ये मैन्युफैक्चरर इनवाइस किसको दी? डिस्ट्रीब्यूटर को कितने की इनवाइस दी? 100, मतलब उसको आ गई 141 से इसमें टैक्स लग गया, 18% ऐड हो गया। आगे बताओ सर। आगे जो हमें टैक्स की आती है उसमें एमआरपी मेंशन हो गया, फिक्स टैक्स। नहीं, आप चले गो थर्ड शेड्यूल पे, सब्र कर जाओ, अभी बातें मुकम्मल होने दो। आप थर्ड शेड्यूल पे चले गए हो, आपको सिर्फ शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, आइसक्रीम, शेविंग क्रीम, पानी, यही याद है, और भी बहुत कुछ होता है। थर्ड शेड्यूल आइटम को इग्नोर करो, बताता हूं आपको, थोड़ा सा इंतजार करें। मतलब हम स्टैंडर्ड रेट पे जाएंगे फिर। चौधरी साहब बहुत कुछ करेंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है। सही है। अरसल शाह, मिस्टर अरसल शाह। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने अभी लास्ट में बोला कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती सप्लाईज में, तो ये लोग फिर सेल जमा कैसे कराएंगे? रिटेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। यार अभी थोड़ा सा मुकम्मल करने दो। मैंने ये कहा कि जो लोग एग्जाम्प्ट गुड्स में डील करते हैं, अभी तो मैंने एग्जाम्प्ट गुड्स ही नहीं दिखाई। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि वो रिटेलर वगैरह नहीं करेंगे। मैंने कब कहा कि ये लोग रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे? किस लम्हे कहा है? अभी तो मैंने रजिस्टर्ड कौन करवाएंगे ये नहीं बताया। अभी तो मैंने आपको टैक्स, अभी तो टैक्सेबल गुड्स नहीं बताई जी। सर वो आपने बात की कि सप्लाईज में और इस मतलब सप्लाईज के लिए वो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। भाई मैंने वो चीजें बताई हैं कौन सी हैं जिस पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आपको लॉ कह रहा है रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, तो क्या ये सेल टैक्स जमा कैसे करवाएंगे जब ये कलेक्ट ही नहीं करेंगे? ये मैंने क्या लिखा है मोहतरम? जी जी सर। क्या मैंने कहा है कि ये लोग सेल टैक्स कलेक्ट करेंगे? नहीं सर, कलेक्ट तो नहीं कर रहे। तो फिर जमा कैसे करवाएंगे? अपनी जेब से जमा कराओगे? ये ओ भाई, वो तो उस बने जिसने काटा उसने जमा करवा दिया, आपने तो कलेक्ट ही नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा जी। कौन सी चीजें हैं जी? बोर तो नहीं हुए ना अभी तक? पक्की बात है। लो जी, हम आ गए 6 शेड्यूल पे। किसके साथ लिंक्ड है? 13(1) के साथ। ये चीजें इंपोर्ट करो या फिर क्या करो, सेल करो। पूरा सफा साफ दालें। अगर आप दालें बेचते हैं तो आपको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने की जरूरत कोई नहीं है। ये दालें वो नहीं है पकी हुई, ये दालें वो है जो कच्ची हैं, ठीक है। वो जो पैक्ट में बना के बेच दो। आप दालों के ऊपर कोई सेल टैक्स आपसे ले तो आप उसको कहें तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तो एग्जम्प्ट गुड्स हैं। और कोई बंदा FBR का आता है, कहता है तुम दालों के पैकेट बना के बेचते हो, ये तुम्हारा ये फलाना कुछ है, तो आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। आपको भाई दालों के ऊपर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है सेल टैक्स में। हाँ, इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपको। सेल्स टैक्स अगर आप कहें सर ये मुझे मौत क्या पड़ जाएगी, मैंने तो लेनी है दालें और बेच देनी है। मैंने कहा अब आप कान खोल के सुने। आप ये सुने कि एक ये दालों वाली दुकान है जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, सेल टैक्स रजिस्टर्ड है, और एक बंदा सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है। ये जो रजिस्टर्ड है ये नहीं है, ये है। तो ये 100 की दाल बेचेगा, 18 रुपये सेल टैक्स कलेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, एक लम्हे के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये 118 रुपये पैसे लेगा, हालांकि ज़रूरत नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ।
कोई भी वजह आप कहानी बना लें और ये बंदा रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सेल टैक्स कलेक्ट ही नहीं करेगा, तो ये लोग चीज़ कितने की बेचेगा और ये कितने की। तो इसका मतलब ये है कि इसकी चीज़ लोगों से क्या होगी। अभी प्रैक्टिकली क्या होता है, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, अभी बस ये समझते हैं लॉ क्या कहता है, अभी हम लॉ पढ़ रहे हैं। तो फिर लोग किससे खरीदना पसंद करेंगे, अनरजिस्टर्ड से। अभी हम और पढ़ेंगे, पार्टी होगी, आपको बस पार्टी का इंतजार करना है, ठीक है। तो पल्सिस वालों को सेल टैक्स में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम भी बेवकूफ़ होंगे कि हम रजिस्टर्ड भी करवा लें। अच्छा वो कर भी दें तो हमें रजिस्टर्ड नहीं करवाना। अच्छा जी, मिर्चें, रेड चिलीज, लेकिन अगर ये वाली रेड चिलीज बेचोगे किसी ब्रांड को, आप अपना कोई बना लें, अपना कोई शॉप मिर्चें बेचते हो, लेकिन पैकेट बना के स्टैंप स्टूम पे लगा के प्रॉपर एक अच्छा ब्रांड खड़ा किया हो, तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना। कितना टैक्स लगेगा अभी नहीं पता, लेकिन वो टैक्सेबल बन जाएगी, एग्जाम नहीं है। जिंजर, ठीक है, ये क्या बला होती है भाई, अदरक। तो अदरक अगर आप वैसे बेचेंगे तो सेल टैक्स नहीं है, अदरवाइज सेल टैक्स है। टोमेट्रिक, अच्छा इसके ऊपर सेल टैक्स है, और वैसे टोमेट्रिक जो भी है बट्स। राइस, वीट, फ्लोर। अच्छा ये जो इतने सब चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, यानी कि पहले ये फिर एग्जाम्प्ट होती थी, आहिस्ता आहिस्ता उसने टेबल में से एग्जाम्प्ट चीज़ों को डिलीट करना शुरू कर दिया है। कहाँ पे लेके जा रहा है, बस ये समझो एग्जाम्प्ट से निकाल रहा है, तो फिर टैक्सेबल में जा रही हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ऑनलाइन वालों? जी सर समझ जी जी। वो क्या कहता था, आमल क्या कहता था, तुक्का लगाओ। इसमें एक बात बतानी पड़ेगी कि जैसे आप ये रेड चिली और ये जिंजर वगैरह बता रहे हैं, अगर इसको ओपन बेचेंगे तो टैक्स नहीं है, अगर इसको पैकेट या इसकी पैकिंग बना के भेजेंगे फिर टैक्स अलाउ। सर जी पैकिंग में भी अगर आप साफ पैकिंग कर दें फिर भी टैक्स नहीं है। ये जब आप ब्रांड नेम लगाते हैं ना, फलाना एंड कंपनी, ब्रांडिंग ही वैसे टैक्सेबल हो जाता है। अदरवाइज आप भले पैकेट बना भी दें, खुला ना भी बेचें, पैकेट में भी बेचें, आप प्लेन वाइट पैकेट बना लें, यानी ट्रांसपेरेंट अगर मिसाल के तौर पे थैली लगा दें तो फिर टैक्स नहीं। यस। यानी कराची में आपने देखा होगा सर, इम्तियाज वाले जो है ना, वो अपना इम्तियाज का ब्रांड लगाया हुआ होता है उन्होंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अगर वाइट में ले जाए, हालांकि वो अपने ब्रांड की वजह से कस्टमर के ऊपर सेल टैक्स लगा देते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर वो ब्रांड ना लगाते तो उनको सेल टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। बात समझ रहे हैं? वो सिर्फ अपनी सर वो इनके, तो फिर पाकिस्तान है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो मैं जसारत करूं। सर हुक्म करें। कि वो अपने एक्सपेंस पूरे कर रहे होते हैं। हाय, जो पैकिंग है उसके एक्सपेंस पूरे कर रहे होते हैं। चलो वो आप बहुत आगे निकल गए हो, बहुत आगे निकल गए हो चौहान साहब, आपको इल्म है, फनकारी की बातें करने लग गए आप। अच्छा जी, अरसल शाह। सर ये उसी तरह है कि अगर रेडी से ले तो फिर सेल्स टैक्स नहीं है, अगर मेट्रो कैश एंड कैरी से ले तो फिर सेल्स टैक्स हमें भरना होगा। चंदा आप लोग फनकार हो गए हो, अभी आपका दिमाग खुलने लग गया है। अच्छा जी, ये लें जी, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे थोड़ा सा और चलते हैं। चावल, अभी ये देखो ये वाला चावल, अच्छा जहाँ पर नहीं ना लिखा हो ब्रांड हो या ब्रांड ना हो, तो भाई जब आपने कहा ना एक्सक्लूड कर दिया है तो फिर ब्रांडिंग के ऊपर टैक्स हो गया है, लेकिन यहाँ पे जब उसने लिखा ही नहीं है तो फिर सेल टैक्स नहीं है, ब्रांडिंग हो नॉन ब्रांडिंग हो। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ब्रांडिंग के ऊपर होता तो एक्सक्लूड करता। अब ये वकीलों वाली बातें हैं भाई। लो जी, ये सारा बाढ़ में चला गया। होली कुरान कंप्लीट और वो इन पार्ट्स, यानी कि ये लोग जो होली वर्सेस होली बुक्स जो होती हैं उनको अगर कोई बंदा मार्केट में, इसका सेल तो नहीं कह सकते, हदिया होता है, तो हदिये के ऊपर सेल टैक्स लगाना शुरू कर दे तो हदिये के ऊपर सेल टैक्स नहीं होता। हाँ सर ये आ रहा है, ये कौन कौन सी है होली बुक्स हैं, कब फलाना फलाना फलाना, ठीक है, अदर होली बुक्स, ठीक है। अब होली बुक्स ये सर सारी एग्जैम्प्ट चीजें होंगी ना जो हम जी 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 जी, इनके ऊपर सेल टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता,
लेकिन यहाँ पे जैसे ये एक्सक्लूडिंग है तो फिर इन पे किया जा सकता है। ठीक है, लो जी, न्यूज़पेपर, करेंसी नोट, बैंक नोट्स, ये वो मिलिट्री गोल्ड। अब ये कई चीज़ें ऐसी आपकी समझ में भी नहीं आएंगी, उसको आपने गोली मार देनी है। आप कौन सा करेंसी नोट इशू करते हैं? बैंक करता है, बैंक स्टेट बैंक को कहा जाए जितने नोट प्रिंट करोगे ना ऊपर सेल टैक्स सरकार को जमा करवाना है। तो ये इस तरह की कुछ अजीबो गरीब किस्म की बातें नजर आएंगी, तो आपने आंखें बंद करके एक साइड में देखना शुरू कर देना और मैं पेज अगला कर दूंगा। अब भाई ये फिर औखी औखी चीज़ें आ गई हैं, बस बैठ के देख लेना। मेरा मकसद था आपको एक थोड़ा सा रास्ता दिखाना। आर्टिफिशियल किडनीज, भाई मैंने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना था, आर्टिफिशियल किडनी भी आ गई है। तो ये जो मामलात हैं, ये जो 6 शेड्यूल में ये इतना कुछ लिखा हुआ, अगले पे चलते जाएं, तो इनके केस में सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया सर? भाईजान, ओ भाई समझ आ रही है? ओके सर। अच्छा, दसो फिर आगे पढ़िए या बस करिए? बस बताएं जी। वो समझ आ रही है। एग्जाम्प्ट पढ़ा है ना, तो एग्जाम्प्ट के साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन पे लो रेट ऑफ टैक्स रेट है। अरे यार दानिश भाई, टैक्सेबल को हाथ नहीं लगाया, क्यों उधर चले जाते हो? तो हमने सिर्फ एग्जाम्प्ट पढ़ा है ना सर। मैंने तो टैक्सेबल को देखा ही नहीं है। आप क्यों टैक्सेबल की बातें करते हैं दानिश? मैं ये कह रहा हूँ सर, हमने तो अभी एग्जाम्प्ट को छेड़ा है। हाँ जी, दूसरे को मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जिन पे टैक्स है पर उन पे टैक्स। ओ यार उसको छोड़ दो ना, वो टैक्सेबल में आती है ना, फिर क्यों आप फिर उधर चले जाते हो? मैं कहता हूँ एग्जाम्प्ट की बात करो। टैक्सेबल में मैंने आपको 5-6 चीजें पढ़ानी है। अच्छा चलो, सर ये फ्लोर मिल जो है ये फिर एग्जेम्प्टेड है भाई आप 6 शेड्यूल में देखो जाके, फ्लोर मिल का आटा एग्जाम्प्ट है कि नहीं है, वो आपका काम है, फिर वो आगे चल के बताता हूँ। अभी रुक जाओ, ब्रांडिंग हो गई यार, टैक्स लगेगा। अभी रुक जाओ, बस अभी छोड़ दो, अपने लॉजिक नहीं लगाने। अभी मंतक पे आगे हो, एक क्लास के बाद फनकार बन रहे हो हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए टैक्सेबल के ऊपर। टैक्सेबल वो हैं जो एग्जाम्प्ट नहीं है, यानी कि जो चीज़ें 6 शेड्यूल में वो एग्जाम्प्ट है, जो एग्जाम्प्ट नहीं है वो टैक्सेबल है। लेकिन आगे टैक्सेबल की भी नस्लें हैं, किस्में हैं, कैटेगरीज हैं। नंबर 1 वो चीज़ें जो मेंशन्ड हैं 3rd शेड्यूल के अंदर। कहाँ पे सर? 3rd शेड्यूल। मैंने कहा चलो 1 मिनट रुक जाओ। द 3rd शेड्यूल, जब 3rd शेड्यूल पे गए हम लोग, तो उस 3rd शेड्यूल के ऊपर आपका पेज नंबर 134, 3rd शेड्यूल। अभी 3rd शेड्यूल के ऊपर मैं और डिस्कशन करूंगा, बस अभी आपने देखना है चीजें कौन कौन सी हैं। फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, आइसक्रीम, अरेटेड वाटर्स, सिरप एंड स्क्वैश, सिगरेट्स, टॉयलेट्स, डिटर्जेंट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूम एंड सो ऑन। ठीक है, टी और ये और वो और फलाना और डींगा। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट था जिसके ऊपर वो कह रहे थे नहीं जी वो फलाना होता है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं 3rd शेड्यूल आइटम वो होती हैं जिनके ऊपर सरकार टैक्स तो लेती है, लेकिन लेती पता है कितना है? 18%। लेकिन 18% किस चीज का? अब मैं इसके लिए छोटी सी गुस्ताखी करूंगा, थोड़ा सा नीचे चलूंगा। यहां पे जाके 3rd शेड्यूल में आप कह लें सेल टैक्स एक्ट सेज वी हैव टू कलेक्ट। मैं अभी समझ रहा हूं कि मैं रजिस्टर्ड हूं सेल्स टैक्स में, क्योंकि ये टैक्सेबल में आ गई है तो मुझे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कब होना पड़ेगा? कुछ और हमने पढ़ना है। वी हैव टू कलेक्ट सेल्स टैक्स एट, ये सबसे अहम बात होने लगी है, कंट्रोल बी एट रिटेल प्राइस एट। अब भाई ये रिटेल प्राइस क्या है?
जो एंड कंज्यूमर को प्राइस मिलेगी। हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल आपने सौखे लफ्जों में बिल्कुल सही कहा है। इसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 ने घुमा के अजीब खरीब बातों में किया, लेकिन आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इन्होंने कहा कि जो एंड कंज्यूमर को जितने की चीज़ मिलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम रिटेल प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब ये समझिएगा, ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ये नॉर्मली टूथपेस्ट, शैम्पू, लटरम पटम, ये जो आपको बाजार से नहीं मिलती, ये वो वाली, और इनकी कीमत इनके ऊपर प्रिंटेड होती है। ये लाजमी है कि थर्ड शेड्यूल की आइटम, उनकी कीमत उन आइटम्स के ऊपर प्रिंटेड हो। क्या हो? प्रिंटेड होनी लाजमी है। किन के ऊपर? थर्ड शेड्यूल आइटम्स के ऊपर। ठीक है, अगर प्रिंटेड होनी ज़रूरी है तो अब समझिएगा। अब हम पिछली मिसाल को दोबारा से उठाते हैं, उस भाई को जिनको बड़ी परेशानी हो रही थी, अब उनकी परेशानी और दूर हो जाएगी। अच्छा जी, अब समझिएगा कि जो मैन्युफैक्चरर है, फार्मर मैन्युफैक्चरर है, इसने एक चीज़ बनाई, इस पे इसकी जो कीमत लगी, कीमत आई चीज़ को बनाने के ऊपर, इस भाई साहब की जो कीमत थी, इसको एक कॉलम और इधर कर देते हैं। जो इसकी कीमत आई, कॉस्ट आई, वो आई फ़र्ज़ करें 80 रुपये। आप सिनेरियो चेंज करने लगे हैं। इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया 20 रुपये का, और ये चीज़ कितने की होगी? 100 रुपये की। भाई और नींद आ गई है? 100 रुपये की होगी चीज़। कितने की होगी? 100 रुपये की होगी। अब आपने बात ये समझनी है कि ये आपकी 100 रुपये में ये कभी भी कीमत को नहीं रखेगा। अच्छा क्यों? अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ और दिमाग की खिड़कियाँ खोल लेनी है। हम एक मिसाल लेते हैं, कारेफोर, पुराना फोर्ट्रेस और हाइपरस्टार, इस तरह बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। वहाँ पे कभी आप जाएं और आप देखें जो लोशन या जो शैम्पू 280 रुपये उसके ऊपर लिखा होता है, वो आपको मिल जाता है, यानी कि ये प्रिंटेड प्राइस होती है, वो आपको मिल जाता है 260 रुपये का। इतने का आपको मिल जाता है, यानी कि आप उसको जो उसकी प्राइस आपको देते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस, वो इतनी देते हैं। ऐसी कौन सी उनके पास गिद्दड़ सिंगी है ऊपर लिखी हुई कीमत से भी कम दे दें? मेरी बात समझ रहे? कीमत लिखी हुई है, ये तो कंफर्म हो गया थर्ड शेड्यूल आइटम है और ये टैक्सेबल है। और ये क्या है? क्योंकि हमने टैक्सेबल के नीचे जाके पहले नंबर पे रिटेल और लिखा है ना थर्ड शेड्यूल आइटम। ऑनलाइन वालों समझ आ रही है? अच्छा सुनिएगा, अब उन्होंने 260 की मिली, तो यानी कि ये 20 रुपए उन्होंने आपको क्या दे दिया है? ये उन्होंने कैसे दे दिया? ये कैसे मुमकिन हुआ? हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं। सर जो थर्ड शेड्यूल आइटम्स होती हैं ना, कौन सी थर्ड शेड्यूल आइटम्स होती हैं, इनमें सेल टैक्स चार्ज होता है किस पे? रिटेल प्राइस पे। एंड रिटेल प्राइस इज फिक्स्ड। जो प्रिंटेड आप कह लें, प्रिंटेड कौन प्रिंट करता है? बाय द मैन्युफैक्चरर करता है। मैन्युफैक्चरर करता है। शाबाश। 80 और 20। अगर ये 100 की करे और इसके ऊपर सेल टैक्स कितना होगा? अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाएगा इससे? क्यों लेके जाएगा? भाई इधर आओ, पानी लेके आओ, उसको ले आते हैं। हाँ बैठो महमूद बैठो, बस थोड़ा सा एक गिलास लेके आना, ले आओ, तुम्हारे आने तक मैं वेट करता हूँ। ठंडा नहीं लाना, मिक्स, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म, और बोतल में पहले ठंडा डालना है। जी आपको खुद आज नींद आ गई? मुझे नहीं, मेरा भाई आज थोड़ा गला खराब है और आपको पता ही नहीं है मेरी कैपेसिटी का। ये मेरी तीसरी क्लास है कंसेक्टिव। अच्छा माशाल्लाह आज लगे आप एक्टिव लग रहे हैं। लो तुम्हारी कोई जुबान है? नहीं
मतलब नींद तो वाफियों की तरफ से आ रही है ना, वैसे एक्टिव लग रहे हैं माशाल्लाह। मैं ये अगर नींद आ रही है तो हम बंद कर देते हैं। हमने कौन सा किससे परमिशन लेनी है? नहीं आपका वैसे ही वो आ जाती है ना कभी जमाई आती है, थोड़ा सा उठ के बैठ जाए दोबारा से। अच्छा मैं बस थोड़ा सा ये मैं चाह रहा था कि इसको हम कनेक्ट करके कंप्लीट कर लेना, ठीक है? मजे का है। हाँ मैं चीज़ें नहीं बढ़ाते जो मज़े की ना हो, तभी तो आप कहते हैं यार सर आप जो बढ़ाते हैं फिर दूसरों के साथ आप मुझे कंपेयर करने लग जाते हैं। फिर कंपेयर करके आप बताते हैं पहले मुझसे पढ़ा जाए, फिर देखा जासूस भी रखे हुए मैंने, पहले आपसे सर अगला बंदा पढ़े फिर बढ़ाए। हमारे फिजिकल में एक लड़का है, उसने एक शिकायत आई है हमारे पास, वो कहते हैं कि फलाना बंदा बढ़ाता है ना पहले सर से पढ़े, पढ़ाना सीखे और फिर बढ़ाए। ये कहा है आपने? आपने नहीं कहा? आर यू श्योर? मेरे पास गवाह भी हैं, चलो मैं ले आऊंगा। अच्छा जी, मिनिमम टैक्स वाली क्लास याद आ गई। वो याद आ गया क्यों? अच्छा चलो, जो आप कैरी ऑन कर रहे थे ना, सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चरर से इनपुट आउटपुट, अभी तो देखो ना, सिमिलर कांसेप्ट। अभी तो देखो, अभी और करता हूँ ना आपकी तबीयत साफ थोड़ी। 80 था, प्रॉफिट 20 रुपए, तो आप मुझे बताओ, आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर हो, मैं कहता हूँ यार ये चीज़ ले जाओ 100 रुपये की, इस एग्जांपल को बाकी डिलीट कर दो, मैं कहता हूँ 100 रुपये की ले जाओ और जाके बेच दो, 100 की बेच दो, बेचोगे? नहीं, कभी भी नहीं बेचोगे। अब बात सुनना है, अब ऐसे नहीं होता, इसको तो आप पे डिलीट कर देते हैं। मैन्युफैक्चरर हमेशा ये करता है कि एक मार्जिन रखता है, यानी कि अपना कॉस्ट, बाकी प्रॉफिट रख लिया उसने, प्रॉफिट रखा ऑन अपना, फिर वो क्या करता है, वो ये करता है कि एक मार्जिन रखता है अंदर, किसका? वो मार्जिन रखता है अपने इन बुजुर्गों का। इसमें एक बंदा और डाल लेते हैं, वो कहता है यार ये चीज मेरी कहां पे पहुंचनी है, यहां पे मैंने 20 रखा है, तो कोई फर्ज करो कोई 3 रुपए इसको मिलने चाहिए, कोई 2 रुपए इसको मिलने चाहिए, कोई 2 रुपए इसको मिलने चाहिए, यानी कि टोटल वो इन लोगों का मार्जिन, कैसे मैं समझाता हूं, कुछ 7 रुपए उसने और ऐड कर दिए, यानी कि शुक्रिया, बैठो बैठो, उसने तो जो दीजिएगा कॉस्ट रखी उसने कितनी, 80 रुपए, 20 रुपए उसने अपना प्रॉफिट डाला और 7 रुपए उसने इनका रख दिया। अच्छा उसने सबको देखना है, पता है क्यों देख रहा है, वो देखेगा मेन इसको, लेकिन उसके लिए ये बता इतना अहम नहीं है, उसके लिए सबसे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भाई, बिल्कुल आवाज टैट आ रही, चुस्त और चौकस आवाज आ रही है, अपना इंटरनेट देखो। अच्छा अगर उसका टैक्स, अगर उसकी चीज यहां पे जाए ही ना, क्या वो मैन्युफैक्चरर अपना चीजें बेच पाएगा, अपने बिजनेस कर पाएगा? नेवर। वो ये करेगा कि भाईजान थोड़ा सा सबका ख्याल करते हुए 7 रुपए उसने और ऐड कर दिए, ये मार्जिन। अब ये जो चीज है उसने सॉर्ट ऑफ कॉस्ट ये बना दी, उसने मतलब इसको आप कह ले कि उसने ये न्यू कीमत बनाई, न्यू कॉस्ट बनाई, जिसके अंदर उसका अपना मार्जिन भी, उसके अगले वो बुजुर्गों का मार्जिन भी, उसकी अपनी कीमत भी कवर हो, और इसके ऊपर उसने सेल टैक्स लगा दिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा दिया, सेल टैक्स भी लगा दिया। और अब ये जो आपकी, इसको उसने कह दिया मैन्युफैक्चरर रिटेल प्राइस, मैन्युफैक्चरर रिटेल प्राइस, यानी कि ये वो प्राइस है जो किसने फिक्स करनी है। और इसने कैसे किया, इसने अभी समझिएगा 126 रुपए और 26 पैसे फिट कर दिए। अब क्या होगा, ये नहीं छेड़ सकता इन दोनों चीजों को, ये फिक्स हो जाती हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों के अंदर फिक्स हो गया हूं कि भाई अभी नहीं जाना, हालांकि मैंने मजाक किया था कि हम बंद कर दें सारे, आधे कहने लगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है,
अच्छा, यहां पर ये दोनों चीजें नहीं छिड़ी जा सकती। अब ये बंदा क्या करेगा समझिएगा, इसने कीमत कितनी तय की है 126, ये क्या करेगा, ये इनको 126 की देगा, ये इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 126 में से 7 रुपए मार्जिन वाले इन सारी पूरी अगली कौम के निकाल देगा, इससे पता कितने लेगा 119 रुपए। इसने अपना ये जो था ना, ये दोनों चीज़ें इसने मुकम्मल कर ली हैं। इसने कौन से 100 रुपये ये ले लिया है और प्लस 19 रुपये 26 पैसे सेल टैक्स भी ले लिया इसने। और ये लोग भी ऐसे लोग हैं, बस गलत बातें ना कर दूं, कि इन्होंने भी फैक्ट्रियों के दो मैन्युफैक्चर भी लगाए होते हैं दरवाजे, जो बैक से फ्रंट वाले गेट से जाती हैं वो तो काउंट हो जाती है, जो बैक वाले से जाती है वो काउंट नहीं होती। क्या मतलब, ये क्योंकि ये कीमत में जो सेल टैक्स लिखते हैं ना, इस पर ये सेल टैक्स लोग से कलेक्ट करते हैं। हो सकता है आधा सेल टैक्स सरकार के खाते भी जमा ना हो, ठीक है। यानी कि इनके लिए प्रैक्टिकल तो ये चाहिए जितने डब्बे होंगे सारे सरकार, जिसकी वजह से FBR ने सेक्शन 40B का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑफिसर बैठा देता है, इंस्पेक्टर बैठा देता है मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जब उनको कोई शक शुक होता है। अब देखिएगा 119 रुपया कितने पैसे 26 पैसे लेगा। अब इस बंदे के पास चीज़ आ गई कितने की 119 रुपया 26 पैसे, कितने की 119 रुपया 26 पैसे। भाईजान इसने 119 रुपये में आगे नहीं बेचनी, ठीक है। एक मिनट इसको हम कॉपी पेस्ट कर लें। वो इसका फार्मूला कहाँ पे करूं, एक मिनट दीजिएगा, फार्मूला प्लेस कर दिया है और यहाँ पे जस्ट आ सेकेंड। अच्छा जी, अब ठीक है। अच्छा, अब इसने 119 रुपये 26 पैसे की बेच दी। इसके अंदर है क्या क्या, चलो इधर कर लेते हैं। इसके अंदर है क्या क्या 119 रुपये 26 पैसे में। सर नंबर 1 पे 180 रुपये इसने अपनी चीज़ का ले लिया है, प्रॉफिट का ले लिया है, प्लस लेकिन ये सेल टैक्स प्रैक्टिकली समझेंगे मालूम किस पे हुआ है, कॉस्ट पे। लेकिन इसको आप कॉस्ट नहीं, इसको आप कह लें कि असल ये रिटेल प्राइस है। ये क्या है, रिटेल प्राइस है, और रिटेल प्राइस के बाद इसमें सेल टैक्स है और ये मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस कंबाइन होकर होगी है। बात समझ रहे हैं, 19 रुपये 26 पैसे। अब इसके बाद इसने क्या करना है, अपना मार्जिन ऐड करके, ठीक है, मार्जिन ऐड करना है कितना 3 रुपये, चीज़ कितने की होगी 122 की। ये सेल टैक्स को कभी भी नहीं हिलाएगा। सेल टैक्स एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सरकार के खाते में जमा हो जाएगा वो, यानी कि 19 रुपये 26 पैसे ये बंदा इससे कलेक्ट करेगा, ठीक है, कंट्रोल जी, ये इससे ले लेगा, एक मिनट, ये इससे ले लेगा, ये फिर फार्मूला प्लेस करा, ठीक है, 19.26, ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, और ये इस पे चला जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे क्या होता जाएगा, ये हर बंदा अपना जो इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्या होता है इनके पास है, ये जो है ना, ये कीमत ऐसे बढ़ते बढ़ते ना, ये सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट पे खेल रहे होते हैं। थर्ड शेड्यूल आइटम में सेल्स टैक्स तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो बंदा मैन्युफैक्चर लेके जमा करवा देता है, वो होलसेलर से ले लेता है, होलसेलर डीलर से ले लेता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे से रिटेलर से, और रिटेलर एंड यूजर से। अंदर थोड़ा थोड़ा मार्जिन होता है, उस मार्जिन के ऊपर सारे खेल रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर यानी कि हम कहते होते हैं थर्ड शेड्यूल आइटम के ऊपर रिटेल प्राइस पे सेल टैक्स लिया जाता है। ऑनलाइन वाले बात समझ आई है कि नहीं? जी सर, अभी समझ आ गया। जी सर, समझ आ गया। इम्तियाज वालों को ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। यस यस, शाबाश। चूंकि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हो सकता है बल्क से उठा लेते हो या उनके किसी मेन डिस्ट्रीब्यूटर से उठा लेते हो। ठीक हो गया जी? ये सर डायरेक्ट होते हैं, इनको डायरेक्ट आता है मार्जिन।
हाँ जी, चौधरी साहब मुझे लगता है बड़ा कारोबार करते हैं, कहते हैं इनके पास डायरेक्ट माल आता है। हमारे पास नहीं होते ना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं होते, लेकिन इनको अलग से मार्जिन आ रहे होते हैं। हमारे पास आए तो फिर अलग बात है। नहीं, लेकिन बात यह है कि ये तो हमें समझ आ गया कि वो जमा हो जाता है, सेल टैक्स के ऊपर कोई छेड़खानी नहीं होती, आपकी कीमत के अंदर से इनको डिस्काउंट दिया होता है। जो कीमत नहीं लिखी होती किस चीज़ पे, सेल टैक्स के इधर दूसरी तरफ कभी बोतल किसी टूथपेस्ट को, किसी शैम्पू को, किसी को उठा के देखना, उसमें से भी कीमत कम हुई होती है। वो ऐसे नहीं शो करते, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, ये तो मेरे अपने देसी तरीके हैं समझाने के, यानी कि वो ये तरीका नहीं होता। वो तो बस कॉस्ट लिखी होती है, समझो 107, उस 107 में से उसने अगली नस्ल के अगले लोगों के बुजुर्गों का कितना कमीशन रखा हुआ है, हर बंदे का, उसने पूरा सोचा होता है सब लोगों का। जी भाईजान, डन हो गया? यार दिल तो मेरा कार्य आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आगे बढ़ाऊंगा तो फिर आधा घंटा और लग देना। हाँ जी। हाँ सर, एक चीज पूछनी थी कि जो बुजुर्गों का मार्जिन रखा जाता है तो ये आपस में एमिकेबली डिसाइड होता है आपस में? भाई देखो अमर भाई, आप क्या करते हो? सर मैं फिलहाल तो केमिकल का काम करता हूँ। केमिकल का काम करते हैं, आपकी अपनी फैक्ट्री है या क्या करते हैं? मेरी अपनी फैक्ट्री है जी। मुझे इसी बताओ कि केमिकल आपने किसको बेचना होता है? मैंने एंड यूजर को। एंड यूजर को खुद बेचते हो डायरेक्ट? हाँ, हमारे पास ले जाती है वो टेक्सटाइल्स। चलो आपके पास से डायरेक्ट ले जाते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ कि आगे अगर 5-7 लोग हों चेन में और एंड वाले बंदे पे पहुंचानी हो चीज़, क्योंकि आपका यूज़र ये नहीं है दरमियान वाले, ये तो आपके मुहताज हैं बल्कि, ठीक है, कि आपकी चीज़ आगे पहुंचाएंगे, ठीक है, तभी कुछ मिलेगा। अगर आपको पता है कि मेरी चीज़ इनके बगैर मैं खुद डायरेक्ट आगे तक नहीं पहुंचा सकता, क्या आप बाकी लोग का ख्याल नहीं करोगे? अंदर 2, 4, 5, 6 लोग होंगे। लेकिन सब यही पूछ रहे हैं कि बाकी लोग मेरी जो मैं 3 रुपए 2 रुपए जो रखे हैं इस पे वो एग्री कर। नहीं, वो भाई ये देखो, वो हमारा अपना कंपटीटर एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में बाकी लोग क्या दे रहे हैं, हमें कितना देना चाहिए, हम कितना देंगे तो बाकी हमारी प्रोडक्ट बाकी मेजर स्टोर्स पे जाएंगे। हमारा कंपटीटर जो है, फर्ज करें कोक वाले देखेंगे पेप्सी वाले क्या करना है, मिसाल दे रहा हूँ जी। आपको क्या लगता है कि जो बोतल आपकी वो नॉर्मल बोतल बिकती है, बोतल की अगर बात कर लें, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो जितनी प्राइस प्रिंटेड होती है पीछे से उतने सी की आई होती है? नहीं, कम। अगर वो बंदा को डायरेक्ट लेने जाता है तो उसको डिस्काउंट हो सकता है, प्रैक्टिकली वो कंपनी भी भले डिस्काउंट उसको भी कम दे रही हो, लेकिन जब वो होलसेलर जाता है उसके लिए प्राइस और होती है। वो यानी कि उन्होंने हर बंदे का ख्याल करना था कि अच्छा यार अगर मैं डायरेक्ट भी इसको बेच रहा हूँ ना, इसको डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है। समटाइम वो कहते हैं नहीं यार हमारी पॉलिसी है कि हम आपको डायरेक्ट नहीं दे सकते, हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास चले जाओ। तो यानी कि ये फिर कंपनी के कुछ बड़े बुजुर्गान बैठ के जो सीनियर एनालिस्ट किस्म के लोग होते हैं वो प्लान करते हैं, ठीक है, कि यानी कि हम कितना मार्जिन रखें ताकि हमारी प्रोडक्ट आसानी से मुख्तलिफ स्टोर्स पे प्लेस हो जाए और एंड वाले बंदे को भी कुछ मिल जाए, उससे अगले को भी कुछ मिल जाए, उससे अगले को कुछ मिल जाए। ठीक हो गया? राइट सर। यानी कि उन्होंने बिजनेस करना है। ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा था, वो बिजनेस करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं। ओके सर, एक फ्लैट रेट भी होता है मार्केट में, और उस पे कहें तो जिसारत बता दूं? यार नहीं दानिश, अभी नहीं। मैं तो कहता हूँ अगली क्लास बढ़ानी है आपने, ठीक है, अभी बस थोड़ा सा वेट कर लो, आपकी इनपुट साथ साथ लेंगे। माशाल्लाह आपको इल्म है। हमने चूंकि अभी पूरा इसके बाद हमने ये पढ़ा है, आगे 5th शेड्यूल को पढ़ेंगे, आगे हम 8th शेड्यूल को पढ़ेंगे, आगे हम SRO 297 को पढ़ेंगे, ठीक है, आगे वो अल्लाह भला करे आपका बैलेंसिंग आइटम्स को पढ़ेंगे। अभी तो टैक्सेबल हमने तो अभी वो खोला है चादर को कि भाई ये है, अभी ये एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट पढ़ा, अभी टैक्सेबल में भी जाके एक चीज पढ़ी है, ठीक है। जी अब्दुल्ला नूर साहब। जी सर, ये जो 18% जो टैक्स काटेगा इनके एज अ विद होल्डिंग एजेंट जो काम करेगा, वो फिर वो जो मैन्युफैक्चरर होगा वो काट के वो जमा करवाएगा? अरे भाई खुदा का खौफ करो, मैंने कहीं भी विद होल्डिंग का जिक्र किया? ये तो कलेक्ट करेगा, ये कहेगा वो कलेक्ट कर लेगा। तो फिर जी इधर आओ भाई, वो तुम आओ इधर। जवाद, ये जवाद आया मेरे पास, सुन लो यहाँ पे सामने आओ कैमरे के। ये जवाद आया चीज़ खरीदने, जवाद ने ये किताब मेरे से खरीदो, ये बल्कि मुझे दो, मेरे पैसे दो मुझे। ये जवाद ने मुझे पैसे दो, आप ये जवाद को मैंने किताब दे दी। अच्छा, जवाद ने मुझे इसके अंदर सेल टैक्स भी दे दिया है, ठीक है, जवाद ने मुझे सेल टैक्स भी दे दिया है, चीज़ के पैसे भी दे दिए हैं।
मैंने पैसे कलेक्ट किए, पहली बात है विद होल्डिंग का वर्ड आपने यूज़ नहीं करना। मैंने उससे, जवाद ने मुझे पैसे दिए, मैंने कलेक्शन किए, पहली बात। अब जवाद चला गया गुस्से से वहाँ, जवाद ने फिर किसी और बंदे को बेची। जब किसी और को बेची तो जवाद ने बेसिकली ये जो अंदर ये पैसे दिए थे ना, ये वाले शेयर टैक्स के, तो जवाद से मैंने ले लिए हैं, मैंने सरकार, ये अपने पैसे मैंने रख लिए, ये सरकार को जमा हो गए। जवाद ये अगले बंदे से ले लेगा, वो अगले बंदे से ले लेगा, यानी कि शेयर टैक्स घूमते 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 आपके मत्थे पे आ जाएगा। तो सर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ये रिटेलर तक होगा, जब वो अपनी सेल का टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे, उधर फिर वो 18% को किस तरह यानी कि वो मैनेज करेंगे, क्योंकि वो तो पहले वाले बंदे ने करवा दिया होगा। सर अगर आप मुझे गुस्ताखी करने की इजाज़त देंगे तो जब हम सेल टैक्स रिटर्न पे आएंगे, ठीक है, उसमें सर बाकर साहब आपके साथ ये पूरी फनकारी करेंगे कि ये होती कैसे है। जी बेहतर सर। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको वेट करना है, तो हमल करना है, सब्र करना है और हौसला रखना है, ठीक है। टीपी शीपी भाई आप अभी कुछ भी नहीं मुझे आता, ठीक है ना, मैं पढ़ के नहीं आया हुआ, पता नहीं यार आप लोग को ये उधर, अगर आपको अल्लाह ने 2-4 लफ्ज़ दे दिए, आप उन लोगों का सोचे जिनको नहीं आता। आपने मेरे साथ बात करनी है, लगा मैं आपके साथ बात करने को तैयार हूँ, थोड़ा सा वेट किया करें। क्या जो इल्म रखते हैं जो नहीं रखते बराबर तो नहीं हो सकते, तो मैंने भाई जिन लोगों को नहीं है इल्म, मैंने उनको आपके बराबर खड़ा करना है, तो थोड़ा सा वेट करना है। आगे इतनी चीज़ें आएंगी कि आपको भी नहीं पता होंगी। मुजम्मिल अहमद, मिस्टर मुजम्मिल, मुजम्मिल भाई हैंड रेज किया तो भाई माइक भी खोल लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाईजान। सर एक चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, जैसे कि सेल्स टैक्स जो है, जैसे सेल्स टैक्स अमाउंट जो है सब में सेम कैसी है? अगर कोई आगे हम होलसेलर को बेच रहे हैं, उसने प्रॉफिट मार्जिन लगाया, तो प्रॉफिट मार्जिन और कॉस्ट प्राइस टोटल मिला के जो है सेल्स टैक्स अमाउंट तो चेंज हो जाएगा ना, वो 1990। अरे भाई आपको थोड़ी सी चीज़ पता है, वो जो इधर बात कर रहे हैं वो और चीज़ होती है, अभी उसके ऊपर हमने आना है। आप सिर्फ 3rd शेड्यूल की बात मुझसे करो, आप बात कर रहे हो बैलेंसिंग आइटम्स की जो कि टैक्सेबल है लेकिन किसी शेड्यूल में जिनका जिक्र नहीं है, तो अभी आप थोड़ा सा गुजारा रखें और ठंड रखें, ठीक है। ये वजह चूँकि कराची में ठंड आई नहीं है तो इसलिए आप थोड़ा सा जल्दी में हैं, लेकिन आपको ये बता दूँ कि वो जो चीज़ आप कह रहे हैं ना कि वो कीमत आएगी, फिर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर सेल टैक्स बदल जाएगा, तो वो वाली चीज़ जो होती है वो 3rd शेड्यूल आइटम नहीं होती, ठीक है। उसको स्टैंडर्ड आइटम्स कहते हैं, ठीक है। जब स्टैंडर्ड आइटम्स के ऊपर आएंगे तो मैं आपको खुद बताऊंगा भाईजान। ठीक है सर। थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, बगैर नाराजगी के। आपके ठंड आ गई है वैसे ना कराची में? और भाई कराची में वो लोग हीटर चला एसी चला के सो रहे हैं वहाँ पे। ओके सर। ओके थैंक यू। मीर वासे खान कहाँ से आ गए हो आज वापस? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ गए हो दोबारा से? तो यही पे तो होता हूँ सर। वैसे कुछ दिन सर यहाँ पे इंटरनेट के इश्यूज चल रहे थे, तो बलूचिस्तान में आपको पता है सर, यहाँ पे खुद से बस नेट बंद कर देते और फिर कभी जब मूड होता है तो कभी कभार हम नेट दे भी देते, बस इस तरह चल रहा है। तो जब नेट होती है तो हम क्लास ले लेते हैं, जब नेट नहीं होती तो क्लास नहीं लेते। ओहो, चलो अल्लाह खैर करे। आप मेरे पिछले बैच किसी में नहीं थे? नहीं इसी सेशन में था सर। अच्छा, फिर एक और कोई स्टूडेंट होगा आपके नाम का सिमिलर। चलो जी बताएं। सर ये एक चीज आपने डिस्ट्रीब्यूटर और वो जो आपने बात की है मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और बाकी और रिटेलर, उसमें जो हम सेल्स टैक्स जमा कर रहे हैं उस पे जो एडिशन हो रही थी वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो पहले 20 रुपीज मतलब 18% थी, फिर 130 रुपए में मैन्युफैक्चरर उसको दे रहे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो 10 रुपए जब वो ले लेता है, आप अगर अपनी वो शीट खोल दे तो उसके साथ वो 18% का भी जो है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज में समझ नहीं आ रही थी सर। कौन सा नहीं समझ आ रहा बताओ। ये जो सर ये जो 120 रुपए पे 21.6 रुपए। अब मुझे एक चीज बताओ, सुनो। जी सर। जो चीज मार्केट में 120 रुपया की मिलती है उस पे 18% टैक्स हो, ठीक है।
अब ये दो किस्म की चीज़ें हैं, ये चीज़ हमने अभी कल डिटेल में पढ़नी है, लेकिन अभी ये सिनेरियो हो चुकी है, आपने सिनेरियो सामने आपने इस पर जिक्र कर लिया। अगर चीज़ 120 की हो तो उस पर 18% सेल टैक्स कितना बनेगा? 21 रुपीस, 21.50। अच्छा, ये चीज़ आप खरीद के लाए तो आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हो, तो मुझे ये बताओ कि अगर चीज़ आप 130 की बेचते हो तो सेल टैक्स वही रहेगा, बदल जाएगा? सर तो ये सेल्स टैक्स जो है ये फर्स्ट इंस्टेंस में जो कलेक्ट हुआ वो ना, बात सुनो, आप पता क्या मसला कर रहे हो, आप इसके साथ मिक्स कर रहे हो, ये इसके साथ, ये जो है ना, ये थर्ड शेड्यूल के साथ, ये अलग चीज़ है। अभी आपने इसके साथ इसको मिक्स नहीं करना, समझो कि ये आपने पढ़ा ही नहीं है। एक लम्हे के लिए आप आंखें बंद कर लो, कहो कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, अब इस पे बात करो। किधर गया है? मैं यही कर रहा हूँ सर, देख रहा हूँ सर। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा जिगर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये गायब हो गया था। ये आप इसमें अगर चीज़ वो एक बंदा 135 बेचेगा, अभी ये हम बात वो थर्ड शेड्यूल की नहीं कर रहे हैं इनके लिए अभी थोड़ी सी डिस्कशन बाकी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो रही है। वो कल इंशाल्लाह ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखें कि यहाँ पे ये जो एक बंदा कह रहा था ट्रांजैक्शन प्राइस, टीपी वर्ड यूज कर रहे थे, वो इसके लिए था। लेकिन आप ये समझे कि ये चीजें वो नहीं है जो थर्ड शेड्यूल में, ये थर्ड शेड्यूल के अलावा कहीं और पे हैं। कहाँ और है वो मैं बताऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जी चलें, ठीक है सर। थर्ड शेड्यूल में कीमत जो होती है मैन्युफैक्चरर फिक्स कर देता है, उस पर सेल टैक्स होता है। ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। तो ऐसे कहते हैं यार वो फलाने इलाके के लोग बड़े गंदे होते हैं, फलाने इलाके के लोग बड़े नेक होते हैं, फलाने इलाके के लोग ऐसे होते हैं, फलाने मुल्क के लोग ऐसे होते हैं। तो बिल्कुल उस तरह से ये एक मुल्क है जिसका नाम है थर्ड शेड्यूल, वो हमने जिक्र किया। थर्ड शेड्यूल के बाद ये कोई और मुल्क है, इस मुल्क के ऊपर अभी डिस्कशन बाकी है। ठीक है सर। व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, सर हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है जी? हमने पढ़ा है जी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है, सेल टैक्स रूल्स 2006 है। सेल्स टैक्स सेलर के ऊपर लगता है, सेलर ने सेल टैक्स कलेक्ट करना होता है। किससे कलेक्ट करना होता है? बायर से कलेक्ट करना होता है। सेल्स टैक्स के ऊपर किसने रजिस्टर करना है? जो सेल टैक्स में वो टैक्सेबल गुड्स में डील करता है। हमने कहा टैक्सेबल गुड्स क्या होती हैं, उसने कहा वो जो एग्जम्प्ट नहीं होती। हमने कहा एग्जम्प्ट कौन सी होती हैं, उसने कहा दूसरे शेड्यूल में लिखी हुई हैं। हमने कहा बाकी टैक्सेबल कौन सी होती हैं, उसने कहा वो चीज़ें जो थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई हैं। मैंने कहा और, उसने कहा और अभी आज नहीं है, कल हम पढ़ेंगे। तो हमने कहा सेल टैक्स देना कैसे होता है, उसने कहा आउटपुट माइनस इनपुट। मैंने कहा आउटपुट क्या है, उसने कहा जब चीज़ें आउट होती है। मैंने कहा आउट कब होती है, उसने कहा जब सेल होती है। मैंने कहा इनपुट कब होता है, उसने कहा जब चीज़ें इन होती है। मैंने कहा चीज़ें इन कब होती हैं, उसने कहा जब चीज़ें हम खरीदते होते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि जी थर्ड शेड्यूल के केस में मैन्युफैक्चरर रिटेल प्राइस फिक्स करता है, इन चीज़ों का कीमत इनकी वो ऊपर प्रिंटेड होती है। उसके बाद हमने ये कहा कि जब ये चीज़ बनेगी उसी वक्त सेल टैक्स मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से जमा करवा देगा, फिर वो दूसरे बंदे से ले लेगा, दूसरा तीसरे से ले लेगा, तीसरा चौथे से ले लेगा। कीमत के अंदर एक डिस्काउंट होगा, उस ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर पूरी गेम चल रही होगी। ठीक है, उसके बाद हमने ये समझने की कोशिश की कि जो आपकी बेसिकली गुड्स का कानून है, जो सर्विसेज हैं वो हर सूबे का अपना अपना सब्जेक्ट है। तो सर्विसेज के ऊपर 5 कवानीन है, 5 उसके ऊपर आगे फर्दर रूल्स हैं। तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक बात हम करते हैं गुड्स की, तो गुड्स के लिए एक फेडरल लॉ है। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन करवानी है वो बंदा जो टैक्सेबल गुड्स में डील करता हो अभी के लिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा तंग करता हूँ कि आप लोगों के साथ सेल्स टैक्स इसका लिंक शेयर हो जाता है, और नवंबर इसको कह देते हैं, बाकी दिसंबर कह देते हैं 2025। आप लोगों ने एक तंगी ये करनी है कि जब भी आप लोगों के पास लिंक आए, बाकर साहब मौजूद हैं जी क्लास में? हाँ बिल्कुल। बाकर साहब? नहीं सर, बाकर साहब नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोग के साथ ये काम करता हूँ, आपको रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। ये मैं आप लोग के साथ लिंक भेज रहा हूँ। आपने काम क्या करना है, जब आप लोग के पास लिंक आए तो आपने इसके ऊपर वो एक्सेस मांगनी है मुझसे। एक्सेस कैसे, आप क्लिक करेंगे तो एक्सेस की रिक्वेस्ट आ जाएगी, और आपको एडिटर की एक्सेस मैं नहीं देने वाला। आपने मुझसे एक्सेस लेनी है किस चीज़ की? ट्रांसफ़र ऑनरशिप, सेंड इन्विटेशन।
आपने मुझसे एक्सेस लेनी है, जब मांगेगा ना आपने मुझसे एक्सेस लेनी है व्यूअर की या कमेंटर की, ठीक है, तो फिर मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ताकि ये जो अगली क्लासेस भी होंगी इसके ऊपर चलती रहेगी। ठीक हो गया सर? सर जी कहाँ पे आएगा लिंक, ग्रुप में या इसी लेक्चर में? सर जी आपके ग्रुप में आएगा। अगर इधर कहते हैं मैं अभी इधर भेज देता हूँ। इधर भेजें सर, ग्रुप का तो पता ही नहीं लग रहा। ग्रुप का पता नहीं लग रहा? क्यों यार? सर ग्रुप में भेज देना, ग्रुप में। ये तो फिर जब आईडी बंद होगी तो खत्म हो जाएगा। ग्रुप में भेज दें। ग्रुप में भेजिएगा सर जी। अच्छा चलो जी, हम ग्रुप के अंदर अभी भेज देंगे। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन हो जी आपका? जी सर, एनी पर्सन विद एनी क्वेश्चन? सर यहाँ पे शेयर कर दीजिए, 1 मिनट। मैं सर खादिम आपका, क्यों परेशान क्यों हो रहे हैं? सर ये कहाँ है, मुझे पता नहीं रेलेवेंट है या नहीं। कहाँ पे? सर सेल टैक्स से जो बंदा वो ले रहा है तो दूसरे वाला बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो। भाई अभी मुझे आता ही नहीं, मैंने पढ़ा हुआ ही नहीं है। जब पढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी पूछिए, बस टॉपिक से बाहर नहीं निकलना, बाकी लोग परेशान होते हैं। नहीं ये टॉपिक से नहीं है, बस ये मसलन इस तरह के जैसे कि हम कोई जगह जाते हैं तो बैंक के कार्ड पे और कैश पे ये वाला इतना सेल टैक्स पे फर्क कैसे आ जाता है? ये भी बता दूंगा, टेंशन ना लो, ये भी बता दूंगा। और कुछ? ये भी बता देंगे। अच्छा इस नंबर का आ गया, ये आपका, ये चैट में मैं भेज रहा हूँ यार, अपने अपने ग्रुप्स में ये भेज देना कोई, ठीक है ना? आप लोग खुद भेज देना। आप तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना, आपकी क्लास जो है। ये जी लिंक आ गया है, इस लिंक को एक्सेस कर लीजिएगा। मिला चैट में आपको ये आईफोन जिस पे ये लो जी, ये लिंक आ गया। सारे लोग इस पे उंगली दबाएं, ठीक है? शीट खुलेगी, रिक्वेस्ट एक्सेस कर दें, ठीक है? ठीक है जी, लिंक पे क्लिक कर लेंगे, अपने आप को भेज लें, वरना मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। अच्छा साथ टक 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 रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई हैं। बड़े लोग भाई स्पीड से काम कर रहे हैं। नहीं अभी जो है ना कर देते हैं हम लोग। अच्छा जी ठीक है सर जी, फिर माफ़ी दे दें आज के लिए, कल मुलाकात करते हैं। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तारे साहब शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी गुजारा हुआ है, मजा आया, पक्की बात है। बड़ा टॉप पे आगे हो गया टॉप, लेकिन आज लोग बदल आगे तो ये सब चीजें देखते रहते हैं ना। इधर आओ, ये इनको सब रिक्वेस्ट इनकी पहले करो ना, ये जो है ना, हाँ उस तरह क्लिक कर कर। सर वो कल आपसे पूछा था, आप कह रहे थे एक्स्ट्रा अकाउंट खुलवा लो, उसमें ट्रांजैक्शन इनऑफ कर लो
उसके बाद में उसको देखेंगे, मैंने आपसे बात की थी। वो जो मेरे अकाउंट बने हुए हैं उसमें अगर करता हूँ तो वो यार बेहतर है ना, हिसाब का कल को एफटीआर का कोई पता नहीं। कमेंटर, हाँ कमेंटर या व्यूअर। वालेकुम सलाम, जुबैर भी क्या